हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर जट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संतापो, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे तर जाए। वह शक्ति हमें तो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निज दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो मार्ग पर डट जाए। ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार निज जीवन सफल बन जाएंगे। समवायी क्लासेस के पहले दिन आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, जो हमारे समवायी फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हैं, वो उपस्थित हैं। हमारे बीच में धनंजय सिंह, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के ट्रेजरर हैं और 6वां सेमेस्टर कर रहे हैं, उपस्थित हैं। हमारे बीच में किशोरी जी उपस्थित हैं, जो हमारी संस्था की प्रमोटर हैं। हमारे बीच में नीतू जैन उपस्थित हैं, जो 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं। हमारे बीच में आमिर अली जी उपस्थित हैं, जो हमारे सेमेस्टर 3rd की स्टूडेंट हैं। और हमारे बीच में पुष्पा जी उपस्थित है, सेमेस्टर 3rd की स्टूडेंट हैं। और हमारे बीच में और कौन ज्वाइन किया, एक अभी मैडम बात किसने ज्वाइन किया, शायद पंकज जी आए नहीं तो सोनी, एक और ज्वाइन। नमस्ते सर। हाँ, पिंकी सोनी ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। तो हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं और हम समवायी फाउंडेशन के हैं, लेकिन हम उनसे अटैच हैं। और हम एस्पस के, जिनसे हमने शिक्षा ग्रहण किया है, हम उनके 3 गुरुओं के विशेष रूप से ऋणी हैं। वे हमारे ब्रह्मलीन MP खेमका सर हैं, दूसरे हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्री JP अग्रवाल सर हैं,
और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ सर हैं। ये मनीषी हैं, इसलिए कि इनकी वजह से ही ये एस्पस की स्थापना हुई और एस्पस इस रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। तो हम केवल इन गुरुओं के ऋणी नहीं है, बल्कि अन्य गुरुओं से जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त किया है, चाहे वो चिकित्सा की हो, चाहे चिकित्सा शिक्षा की हो, उनके भी हम लोग ऋणी हैं और आज हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि हम इस विधा को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान का हिस्सा बनाएं और जो संस्थान चाहता है कि हम सबके पास जाकर सबकी चिकित्सा कर सकें और अपने को भी ठीक कर सकें और दूसरों के कल्याणकारी मार्ग में हम लोग आगे बढ़ सकें, और इस रूप में एक ऐसी चिकित्सा विधा जो बहुत सस्ती भी है, कम खर्चीली है, उसके हम हिस्सेदार बने। तो हम लोग चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये शिक्षा आगे और फैले और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये फैले। तो बस हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं। हम लोग चाइनीज एक्यूप्रेशर से अपनी बात शुरू कर रहे हैं। शेयरिंग हो रही? हम लोग चाइनीज से शुरू कर रहे हैं, चाइनीज एक्यूपंक्चर। पहले ये एक्यूपंक्चर था, तो हम लोग ये मानते हैं कि थोड़ा सा इतिहास बता दें कि चाइनीज एक्यूपंक्चर जो उसका परिचय कहा जाता है, उसके सूत्र हमारे भारतीय दर्शन में और भारतीय विधा में, भारतीय चिकित्सा विधा में, भारतीय साहित्य में और चीनी साहित्य में, दोनों में पाया गया था। तो पहला तो स्वस्थ होना आवश्यक है। अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम अपने किसी काम को नहीं कर सकते हैं। अगर सामान्य भाषा में कहें तो बिना स्वस्थ हुए हम कोई भी काम अपना, ना अपने परिवार का, ना स्वयं का, ना कल्याणकारी मार्ग अपना सकते हैं। तो हमको स्वस्थ रहना आवश्यक है। अब स्वस्थ रहने के लिए हमारे पास तमाम विधाएं हैं। उन विधा में हमारी चाइनीज एक्यूपंक्चर भी है और हम आगे पढ़ेंगे कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर भी है। तो हमारा संस्थान जो एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान है प्रयागराज, उसका मिंटो रोड में हमारा ऑफिस है और छतनाग में उसका एक महाविद्यालय है जहाँ पर कि हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, जहाँ पर हमारे हॉस्टल भी बने हुए हैं, वो हमारा महाविद्यालय कहलाता है। तो हम जो उद्देश्य है इस संस्था का, एस्पस का, जिसको हम ASPEUS कहते हैं, एस्पस का, उसका उद्देश्य क्या है कि हम इस विधा में आगे चल के सबको ट्रीट कर सके, सबके पास जाएं, सबकी सेवा करें, सबको ट्रीटमेंट दें और सबको चिकित्सा विधा की जानकारी दें और इसकी शिक्षा जो होती है वो भी जानकारी दें। तो ये हमारा मूल उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़े हुए हैं। तो हमारा अब ये क्या है, एक्यूपंक्चर, जो एक्यूपंक्चर कहें या एक्यूप्रेशर कहें, इसका मूल उद्देश्य क्या है जो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि एनर्जी कंसेप्ट है। और सब में कुछ भी हो सकता है, लेकिन भारत इसमें जो चाइनीज एक्यूपंक्चर जिसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, इसमें एक्यूप्रेशर जब भी बोलते हैं, जब एक्यूपंक्चर पहले था, एक्यूप्रेशर बाद में हुआ। तो उसका एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर का मूल उद्देश्य क्या था कि ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी, ट्रीटमेंट बाय एनर्जी एंड ट्रीटमेंट फॉर एनर्जी। ये एनर्जी का ही उपचार है। तो ये हमारा एनर्जी कम होती है, अधिक होती है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि भारतीय दर्शन में ही नहीं बल्कि जो पाश्चात्य संस्कृति वाली है उसमें भी ये कहा गया कि हमको ऊर्जा चाहिए। सबने ऊर्जा की बात कही। तो चाहे आधुनिक विज्ञान की बात करें, वो भी ऊर्जा की बात करता है। हम भोजन लेते हैं, पानी लेते हैं, सब कुछ उनका मूल उद्देश्य क्या है कि हमको एनर्जी प्राप्त करना है। वो एनर्जी आगे चल के हम पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में वो एनर्जी बनती है। तो जो भोजन लेते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन आती है और ऑक्सीजन के माध्यम से फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है और उसी एनर्जी से हम लोग अपना काम करते हैं।
चाहे दौड़ना हो, कूदना हो, खेलना हो, कूदना हो, खाना हो, पीना हो, हार्ट की मतलब आंतरिक अंगों की जो फंक्शनिंग है वो भी बिना ऊर्जा के संभव नहीं होती। तो वही ऊर्जा का, तो ऊर्जा का सिद्धांत हमारा है, तुम सीधे ऊर्जा की बात करते हैं। हम लोग किसी दवा के माध्यम से नहीं लेते, बल्कि ऊर्जा में ही हम लोग अपनी बात करते हैं। अब वो तो उसका इतिहास बहुत सा है, जिसमें कि हम लोग बहुत अधिक नहीं जाना चाहेंगे कि ये हम लोगों के भारतीय अभी समाज में आप देखते रहे हैं कि भाई कोई कान में बुंदी पहन रहा है, कान में ये क्या कहते हैं कुंडल पहन रहा है, तो भी उसका उद्देश्य, नाक में कील पहन रहा है, इन सब के उद्देश्यों में पीछे छिपा हुआ है हमारा प्रेशर देने का सिद्धांत। चाहे उसको पंक्चर कहें, चाहे प्रेशर कहें, चाहे हम चूड़ी पहन रहे हों, अंगूठी पहन रहे हों, हम बिंदी लगा रहे हों, ये सब में सारा हमारा उद्देश्य क्या है? इन सब का उद्देश्य ये कि हम कहीं ना कहीं प्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो वो एक्यू प्रेशर, अब एक्यू प्रेशर की बात आई, तो एक्यू जो हम लोग कहेंगे, वो एक्यू कहेंगे बिल्कुल सूक्ष्मतम बिंदु शरीर में, शरीर की जो स्किन में, मतलब बाहर की जो जो स्किन है, त्वचा है, उसमें स्थित और थोड़ी सी अंदर की ओर, मतलब त्वचा में थोड़ा सा अंदर की ओर जा करके, और एक एक्यू प्रेशर माने बिल्कुल सुई की नोक के बराबर छोटे सूक्ष्म छिद्र हैं, उन्हीं में हम प्रेशर देते हैं, चाहे पंक्चर करते हैं। यही हम लोग पंक्चर नहीं करते, ये पहले सिद्धांत था। हम लोग एक्यू प्रेशर करते हैं, जो हमारा एस्पेस है वो एक्यू प्रेशर की बात अब कर रहा है, अब वो पंक्चर नहीं कर रहा है। तो वो प्रेशर दे करके स्टिमुलेट करते हैं। वह प्रेशर चाहे हम किसी कुंद वस्तु से दें, चाहे किसी हल्के से हाथों से दें, चाहे किसी पेन से दें, चाहे किसी आप अगर आप देना चाहें तो आप किसी भी कुंद वस्तु से दे सकते हैं। और हम लोग रंगों का प्रयोग भी जब करते हैं तो रंगों के माध्यम से भी हम लोग देते हैं। तो रंग भी हमारे एनर्जी के सिस्टम है, तो इसलिए रंगों के माध्यम से भी हम लोग चिकित्सा देते हैं। और फिर सीड्स, बीजों के माध्यम से देते हैं, कि बीजों में जो शक्ति होती है, वो शक्ति को हम लोग एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। तो ये हमारे भारतीय जो सिस्टम है चाइनीज वाला, इसका ये है। अब देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि चाइनीज दर्शन में चाइना में इसका हुआ, हमारे भारतवर्ष में इसका पहले से था, और तमाम आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, चाहे भीष्म पितामह की घटना हो, चाहे वो रावण वध की घटना हो। सब नाभि में हम लोग खुद पढ़ते हैं कि वहां नाभि में तीर मारे गए थे। हम लोग CV8 को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, वो चाहे चाइनीज दर्शन हो उसमें भी, और हम चाहे आयुर्वेदिक दर्शन हो उसमें भी, हम लोग नाभि को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। उसी तरह हम लोग देखते हैं कि भीष्म पितामह सरसैया पे लेटे हुए थे, तो हम लोगों ने उसको माना कि 6 महीने तक उन्होंने अपने शरीर को त्यागा नहीं। वो भी आप देख लीजिए कि उसमें कहां पर है, गवर्निंग वेसल मेरिडियन आपकी बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के पैरेलल ऊपर जाती है, और उसी के बगल में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि यूबी मेरिडियन दोनों तरफ से जाती है। तो और 3 ढाई चक्कर लगाती है, यानी 5 चक्कर उसके आसपास हुए, और इन्हीं पॉइंट्स पर हमारे बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु स्थित है। तो उन पर स्टिमुलेट करके अगर हम चाहें तो अपने जीवन को अधिक लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ कर सकते हैं, उसको कहना चाहिए। तो ये सब एग्जाम्पल थे, लेकिन ये कुछ भी रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली विकास चीन में हुआ। और चीन में क्या हुआ, 19 ये देखिए, एक और सिद्धांत बता दूं कि पूरा सिद्धांत सबसे पहले 450 ईस्वी की बात कर रहा हूँ, 450 तीन सभ्यताएं थी, भारतीय सभ्यता, चीन की सभ्यता और यूनान की सभ्यता। तो यूनान की सभ्यता में एम्पेडोक्लीज एक हुआ, जो दार्शनिक हुआ, उस दार्शनिक ने विचार दिया 450 ईसा पूर्व में, कि उसने कहा कि हमारा शरीर, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ हो, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी चीज हो, उनका निर्माण 4 तत्वों से हुआ है। वो 4 तत्व उन्होंने माने थे, आकाश को नहीं माना था, लेकिन उन्होंने वायु माना, अग्नि माना, जल माना, पृथ्वी माना। ये 450 ईस्वी की बात कर रहे हैं, ईसा पूर्व की बात है, इस BC 300 के आसपास, 200-300 BC के आसपास, आप सेकेंड सेंचुरी BC में या 3rd सेंचुरी BC में हम लोग ये पाते हैं कि चाइना में एक राजा हुए, इनको येलो एम्परर कहा गया, और उनका नाम था हुआंग ने डी जिंग, और उनके कोर्ट फिजिशियन जो थे वो चीबो थे। दोनों के बीच में
वार्तालाप होता था और वो काफी कुछ जानकारी चिकित्सा के रखते थे। तो जो वार्तालाप हुआ, उस वार्तालाप को उन्होंने प्रकाशित किया, जो वहां की ट्रेडिशनल जो चाइनीज मेडिसिन कहलाती है, तो येलो एम्परर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहलाती है, वो उन्होंने उनको वहां पर शुरू हुआ था 3rd सेंचुरी बीसी में। अब ये तो वहां पर हुआ। तो इनको युआंग जो येलो एम्परर थे, इन्होंने येलो एम्परर क्लासिक्स ऑफ मेडिसिन के नाम से जो किताब किया, वही चाइना के लिए गीता रामायण की तरह है। हम लोगों ने क्या किया, हमारा जो हमारे जब आयुर्वेदिक दर्शन की बात करेंगे, तो आयुर्वेदिक दर्शन में हम लोगों ने पाया कि 600 बीसी के भी पूर्व ये शुरुआत हो गई थी, लेकिन 600 बीसी में चरक और सुश्रुत ने किताबें जो लिखी, चरक संहिता जो लिखी गई, वो चरक संहिता 600 बीसी के पहले लिखी गई। और आयुर्वेद का जहां सिद्धांत था, उन्होंने कहा 3 शक्तियां हैं, वात पित्त कफ, और यही शरीर का संतुलन करती है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि 5 पदार्थ तत्वों की बात है, पूरा ब्रह्मांड किन तत्वों से बना हुआ है, तो उन तत्वों का नाम उन्होंने दिया आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। चीन ने क्या कहा था, चीन भी 5 कहे, उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड जो है 5 एलिमेंट्स के आपसी संयोग का परिणाम है। और उन्होंने कहा, लेकिन उनमें अंतर था। जैसे उन्होंने कहा कि काष्ठ, फिर उन्होंने कहा अग्नि, फिर उन्होंने कहा पृथ्वी, फिर उन्होंने कहा मेटल, और फिर उन्होंने कहा जल। और उन्होंने ये नहीं कहा कि ये प्रथम कौन है, अंतिम कौन है, लेकिन एक सर्कुलर अगर कोई साइकिल बनाए कोई, तो उस साइकिल में उन्होंने पहले शुरुआत में उन्होंने काष्ठ को रखा था, और काष्ठ से अग्नि, अग्नि से जल, वो अग्नि से पृथ्वी, पृथ्वी से मेटल, मेटल से जल, इस तरह की उत्पत्ति की रचना बताया था। लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं कहा कि ये प्रथम है या अंतिम है। हम लोगों ने जब आयुर्वेदिक में हुआ तो 600 बीसी पहले, तो सबसे पहले यानी विचार आया 600 बीसी के आसपास। तो 600 बीसी ईसा पूर्व में जो एलिमेंट कहा गया, उसमें 5 पदार्थ कहे गए, 5 एलिमेंट कहे गए, वही एलिमेंट सब ब्रह्मांड के सभी पदार्थ की रचना करते हैं। उनमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और ये कहा गया कि आकाश पहला है, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल से पृथ्वी की। ये एक क्रोनोलॉजी, एक ऑर्डर बता दिया गया। ये बस अंतर, दोनों में अंतर ये है कि वो चाइना ने, चाइनीज दर्शन ने ये बताया नहीं था कि कौन सा पहला है, कौन सा अंतिम है, लेकिन एक ऑर्डर उन्होंने जरूर बताया था। हम लोगों ने स्पेसिफिकली यहाँ आयुर्वेद में बताया गया कि नहीं, पहला आकाश ही है, उसी से आगे सृष्टि हुई है। तो ये हमारे उसमें। अब अगर पाश्चात्य चरक संहिता की बात करें, तो जो अथर्ववेद के सूत्र मिलते हैं, और अथर्ववेद के सूत्र से ही हमारा आयुर्वेद का सूत्र बना है। तो अथर्ववेद कभी भी प्रश्न कभी कि किससे आयुर्वेद की हुई, तो अथर्ववेद से आयुर्वेद की रचना हुई। अब आयुर्वेद में 2 ऋषियों का उल्लेख होता है, 3 ऋषियों का हालांकि। एक है हमारे पैंगी ऋषि, वो कहते हैं कि चाइना के जहाँ जो आधुनिक चाइना है वहां से आए थे। तो उस परंपरागत रूप में भारतीय दर्शन में उसका उनका समावेश है कि यहाँ से वो पैंगी ऋषि गए थे और वो चाइना चले गए। एक है हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष है, वो कहा गया तो यूरोप से आए हुए हैं। और एक कांकायन ऋषि का नाम आता है, वो कांकायन ऋषि उत्पन्न हुए थे वर्चुअली जो आज यूनानी सब उनका चिकित्सा है, वो उसके जनक कहे जा रहे हैं। तो यानी ऐसा नहीं है कि सारी सभ्यताएं एक दूसरे से मिली हुई थी और ये सब आकर के आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे। तो ये सभ्यता थी। और उस सभ्यता में चूंकि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हमारी चाइनीज जो आधुनिक विज्ञान है वो तो साइंस को बात करता है, हम लोग साइंस की बात न करके हम लोग दर्शन की बात करते थे। तो ये दार्शनिक विचारों के आधार पर इसकी उत्पत्ति हुई। हालांकि दार्शनिक विचार भी ये सिद्ध हो गया कि यह वास्तव में वैज्ञानिक तथ्यों से स्थापित है। तो 1949 के बाद अब ये डेवलपमेंट चाइना में हो गया। चाइना में बुद्धिज्म रहा होगा, 482 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। तो 562 में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है और 482 के आसपास उनका 484 या 482 के आसपास उनका महापरिनिर्वाण है। तो ये जो बौद्ध धर्म है वो कई जगह प्रचलित हुआ, चाइना वगैरह में सब गया होगा। और ये इस रूप में सभ्यताओं ने क्या किया, संस्कृति ने, आपसी व्यवहार ने, एक दूसरे के मूवमेंट में एक दूसरे की जो चिकित्सा विधा थी, दर्शन था, वो सब ट्रांसफर हुआ। लेकिन
विकास कहाँ हुआ? चाइना में हुआ। 1949 के आसपास माओ त्से तुंग वहां गए, जिन्होंने लाल क्रांति को अंजाम दिया। लाल क्रांति के बाद स्वयंभू बन गए और उन्होंने क्या किया, उस समय 10,000 बेयर फुट 10,000 डॉक्टर्स होते थे जो अमेरिका के थे या वो उसके थे यूएस यूके के थे, यूनाइटेड किंगडम थे। तो वर्चुअली उस समय 49 से 54 करोड़ के बीच की पॉपुलेशन बताई जा रही है, लगभग 50 करोड़ से ऊपर थी। तो 54 करोड़ की पॉपुलेशन में 10,000 डॉक्टर थे। माओ से तुंग ने क्या किया, 5,50,000 यही बेयरफुट डॉक्टर्स को वहां भेज दिया गांव में। और उसके बाद चीन की जो हेल्थ सिस्टम था, जो चिकित्सा सिस्टम था, वो बहुत मैच्योर हो गया। लेकिन अभी विश्व की आंखें नहीं खुली थी। 1971 के आसपास क्या हुआ, निक्सन की यात्रा हुई। निक्सन की यात्रा 1972 में प्रस्तावित हुई। तो 1971 के समय, ये फरवरी 20 फरवरी से 28 फरवरी के आसपास की बात है, तो कोल्ड वार चल रहा था। उसमें कोल्ड वार चल रहा था। कोल्ड वार माने अमेरिका और चीन के संबंध अच्छे नहीं थे, और कोल्ड वार माने सामने वार नहीं कर रहे, लेकिन अंदरूनी सब में सारे एक दूसरे की नीतियों काट रहे थे। तो निक्सन की यात्रा जब हुई तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन माना जा रहा था। तो उसमें उसके पहले ही वहां के न्यूयॉर्क टाइम्स के एक संवाददाता चीन जाते हैं ये देखने के लिए कि वास्तव में क्या स्थितियां हैं, उनका आकलन करने के लिए। वहां उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होती है, उनको अपेंडिक्स का दर्द होता है। अपेंडिक्स में जो वहां के वही 10,000 डॉक्टर हैं जो एलोपैथ डॉक्टर थे, उन्होंने क्या किया, उनका ऑपरेशन कर दिया। तो ऑपरेशन करने के बाद दर्द खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन दर्द खत्म नहीं हुआ। जब दर्द खत्म नहीं हुआ तो जेम्स रस्टिन नाम था उनका, तो जेम्स रस्टिन से यह कहा गया, उसमें चाउमिन थे वहां के प्रधानमंत्री, तो उनसे कहा गया कि भाई, चाउमिन से संपर्क किया गया। चाउमिन ने कहा कि हमारे पास ये जो हमारे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को जानने वाले लोग हैं, तो इनको बेयरफुट डॉक्टर्स कह रहे थे और थेरेपिस्ट कह रहे थे। तो यही थेरेपिस्ट उनके पास थे। तो उन थेरेपिस्ट ने ST36.5 स्टमक का 36.5 जो घुटने के जस्ट नीचे आता है, वहां पर उन्होंने नीडलिंग किया, क्योंकि वो एक्यूपंक्चर था। नीडलिंग किया और नीडलिंग करने के 24 घंटे के अंदर जो दर्द खत्म हुआ तो फिर नहीं हुआ। अब जेम्स रस्टिन को इतना आश्चर्य हुआ कि ये कौन सी विधा है जो हमारी हम लोग अपने को मानते हैं सुप्रीमेसी ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन है, तो उसको वो ठीक नहीं कर पाई और ये उसने कर लिया। उसने जो रिपोर्ट भेजी, पहली बार विश्व का ध्यान आकर्षित हुआ और चाइना के और इस एक्यूप्रेशर की लिए। तो एक्यूप्रेशर का ये सामान्य इतिहास है जो आप लोग किताबों में मिल जाएगा, लेकिन अलग अलग जगह पर मिल गए, मैंने उसको आपको बता दिया। अब हम लोग करें कि चाइनीज में हम करें क्या हम लोग, तो ये हम लोग का थोड़ा सा इतिहास था, बताना जरूरी है। तो TCM में हम ये किताब जो है आपके पास नहीं है, ये चाइनीज एक्यूपंक्चर है, जो पुरानी किताब थी, यहीं की संस्थान की है, उसी में एक ये है, इसमें बहुत अच्छा आधार दिया हुआ है। तो हम लोग उसको बोलते हैं, हमेशा याद रखिएगा, जो सेमेस्टर 1 के लोग हैं वो याद रखेंगे, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। ये हमेशा प्रश्न आता है। TCM की फुल फॉर्म ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, मेरिडियन नहीं। अब आइए, TCM में 4-5 अंकों का बहुत योगदान, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। आगे पढ़ेंगे आप लोग। 4 मतलब डायग्नोसिस का, कैसे हम समझें कि डायग्नोसिस, कैसे हम समझें कि हमारा इलाज इसी तरह होना चाहिए, क्या हुआ है आपको। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि पंच तत्वों से हमारा निर्माण हुआ है, तो इन पंच तत्वों में असंतुलन जब होगा तो यही हमारी बात है। तो वो उन्होंने कहा कि उसके लिए चौथा 4 था कि डायग्नोसिस के 4 प्रकार हैं। तो 4 नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि डायग्नोसिस के 4 प्रकार, वो 4 प्रकार हम लोग आगे समझ सकते हैं कि जो हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनको 4 भागों में बांट दिया गया है। बस इतना किया गया है। सुनकर और सुनकर, मतलब कान और नाक को एक साथ एनर्जी में रख लिया गया है और शेष को अलग रख दिया गया है। पूंछ करके, स्पर्श करके, देख करके, पैटिंग करके, आंखों से देखना है और छूना है। तो छू करके ये सब 5 हुए ना, तो 5 में 2 को, नाक को और कान को एक में शामिल कर लीजिए, शेष 4 अलग कर लीजिए। तो इस तरह उन्होंने एक बनाया कि
चार सिस्टम के आधार पर हम जान सकते हैं कि इसमें किस तत्व का अभाव है, क्या तत्व की अधिकता है। ठीक। दूसरा, 5 तत्वों का कंसेप्ट आया, काष्ठ आई, अग्नि आई, पृथ्वी आई, मेटल आया और जल आया। तो ये 5 तत्वों से समस्त ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। फिर 6 एक्सेसेस कहे गए, 5 जो उन्होंने कही तत्व कहे, एलिमेंट जिनको कहा गया, उन 5 तत्वों की 6 ऊर्जाएं कही उन्होंने क्या कहा, अग्नि की 2 ऊर्जा कही। उन्होंने कहा कि अग्नि में एक हॉट है और एक हॉटनेस है। एक ऊर्जा हॉट है, गर्मी, एक हॉटनेस है मतलब और अधिक प्रचंड गर्मी, ये उन्होंने कहा है। तो दोनों में ये अंतर है। तो 5 तत्वों की 6 ऊर्जाएं कह दिया। फिर साथ में 7 इमोशंस कह दिए। तो 1 2 जो 5 तत्व थे उनमें 7 इमोशन कर दिए, 1 2 के एडिशनल इमोशन 2 3 कर दिए हैं। जैसे लीवर में 2 तरह का इमोशन, एक तो क्रोध रखा गया है और दूसरा कहा गया है कि अगर आपको भय सहित जकड़ जाए तो वो भी प्रभाव कहा गया है इसका। और उसी तरह भय, जहाँ किडनी का भय है, भय के साथ साथ बहुत बड़ा शोक को ऐड कर दिया गया है। और शेष आप पढ़ेंगे आगे चल के, वही पेज वही है, लेकिन 5 के साथ होने का मतलब 1 के साथ 2 ऐड हुआ है। तो 1 के साथ हुआ मतलब आपका पहला काष्ठ के साथ 2 ऐड हुए हैं, और उसी तरह जो जल है उसके साथ 2 भाव आए हैं। तो ये 7 इमोशंस हो गए और 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। तो ये इनका 4 5 6 7 8 इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम लोग देखिए कि ये 8 गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है। इन्हीं के आधार पर पूरा दर्शन, पूरा चाइनीज दर्शन, पूरा चाइनीज सिद्धांत इन्हीं पर आधारित है। अब क्या हुआ, हम पहले कहेंगे इन यांग। देखिए, इन यांग का सिद्धांत है 2 मोल, इन यांग, कम अधिक माने हम लोग कह रहे हैं कि ऊर्जा किसी तत्व में कम है या अधिक है, ये कम अधिक का सिद्धांत हो गया। फिर उन्होंने कहा कि अंदर गर्मी है, अंदर सर्दी है, अंदर गर्मी है, या बाहर गर्मी है, बाहर सर्दी है, या कुछ भी है, बाहरी उसमें एनर्जी कम हुई है या अंदरूनी एनर्जी कम हुई है, या बाहरी एनर्जी बढ़ी है, अंदरूनी बढ़ी है। तो ये उन्होंने आंतरिक को बाहरी लिया, तो ये 2 हो गए। कम अधिक यानी एनर्जी कम हुई है, एनर्जी अधिक हुई है, ये उन्होंने डिफिशियंसी और एक सिद्धांत लिया। फिर उन्होंने कहा कि हॉट एंड कोल्ड, हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर हमारा संतुलित रहता है, और हम लोग जानते हैं कि अंदर के जो ऑर्गन है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में बढ़िया से काम करते हैं, यानी ऑप्टिमम जिसको बोलते हैं हम लोग। तो वो उसके लिए कहा कि शरीर आपका हॉट है कि गर्म है, वो हॉट है कि कोल्ड है। अगर ये हॉटनेस बढ़ जाएगी तो बीमारी, कोल्डनेस बढ़ जाएगी तो बीमारी। तो ये उन्होंने गाइडिंग प्रिंसिपल में 6 ये हुए, उष्ण शीत, आंतरिक बाहरी और कम अधिक। और चौथा जो ग्रुप है इन यांग का है। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हुआ, इसको आगे हम लोग बताएंगे, थोड़ा सा बता देंगे। पंच तत्व सिद्धांत आया, इसको आगे मैडम अगली बार क्लास लेंगी तो बताएंगी। लेकिन पंच तत्व सिद्धांत में उन्होंने कहा कि मैं बता दूं, उन्होंने कहा कि जो हमारा शरीर है, ये शरीर हमारा शरीर नहीं, कोई भी पदार्थ हो, ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु हो, ये 5 तत्वों के आपसी सहयोग का परिणाम है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि इन्हीं 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। हम में से किसी का भी निर्माण इन्हीं से हुआ है, लेकिन इस तत्व की किसी में अधिकता होगी, किसी में कम होगी, किसी तत्व की। जैसे मान लीजिए किसी में जल अधिक होगा, किसी में जल की कमी होगी, किसी में पृथ्वी अधिक होगी, किसी में पृथ्वी कमी होगी, किसी में अग्नि अधिक होगी, किसी में अधिक की कमी होगी, किसी में आपका वायु अधिक होगी, किसी में वायु कमी होगी। तो इनके आधार पर ये हुआ। तो अब ये एक सिद्धांत आया। दूसरा उन्होंने कहा कि जो ये शरीर है, भौतिक शरीर जो आपको दिखाई दे रहा है, दर्शन था, देखिए दर्शन है, याद रखिएगा दर्शन है। तो वो कह रहे हैं कि इन के शरीर के साथ साथ एक ऊर्जा शरीर जुड़ा हुआ है, और ये ऊर्जा शरीर ही वास्तव में सारे बीमारी का जड़ है। अगर ऊर्जा शरीर बीमार हुआ तो आपका भौतिक शरीर बीमार दिखेगा, और ऊर्जा शरीर अगर बैलेंस है तो भौतिक शरीर बैलेंस है। ऊर्जा शरीर में अधिकता कमी है तो आपका शरीर में अधिकता कमी है, भौतिक शरीर की बात कर रहे हैं वो, यानी ऊर्जा शरीर जुड़ा हुआ है। अब एक पॉइंट आया कि चलिए ये ऊर्जा शरीर जुड़ा हुआ है, तो फिर उन्होंने कहा कि इन
ऊर्जा शरीर है, तो इन जो हमारे पदार्थ है, जो हमारे जो एलिमेंट है, जिनके बाद हम लोग कह रहे हैं 5 तत्वों से बना हुआ, इन तत्वों की अपनी अपनी ऊर्जाएं हैं, और इन ऊर्जा के आधार पर ही हमारा कम ज्यादा या हमारे में प्रभावित होता है। और जब प्रभावित ये होता है कम ज्यादा, तो हमारा शरीर, भौतिक शरीर प्रभावित हो जाता है। ये दार्शनिक विचार है, बस यही ध्यान देना है आपको कि दार्शनिक मान लीजिए। तो यानी ये नहीं माना उन्होंने, दर्शन के आधार पर ये माना कि जो भौतिक शरीर है वह बीमार नहीं होता, बल्कि बीमार कौन होता है? ऊर्जा शरीर। और ऊर्जा शरीर आपको, भौतिक शरीर को बीमार कर देता है। अब फिर उन्होंने एक कंसेप्ट, यहीं से कंसेप्ट डेवलप हुआ कि यदि ऊर्जा शरीर बीमार है, तो उन्होंने एक और चीज कह दिया कि भाई ये कैसे ऊर्जा, आप कैसे कह रहे हैं कि ऊर्जा शरीर बीमार हो रहा है, या ऊर्जा आती कहां से है? तो उनका ऊर्जा आने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका उन्होंने ये कहा कि जो ऊर्जा शरीर है आपका, ये एक तो जब जन्म आप लेते हैं तो ईश्वर के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, जो और आपके पूर्व जन्म, चूंकि पुनर्जन्म को मान रहे थे, तो जो पुनर्जन्म है, जो पूर्व जन्म के आपके अपने काम किए हैं, आपने संचित कर्म जिनको आप बोल सकते हैं, जो आपको प्रारब्ध जिनको कहा जा रहा है, वो प्रारब्ध की वजह से आपका जन्म हुआ। और प्रारब्ध और माता पिता और ईश्वर, 3 चीजों की वजह से आपका जन्म हुआ। और जब जन्म आपने ले लिया, तो वो ऊर्जा किडनी में संग्रहित कर दी, किडनी में उसको स्टोर कर दिया गया। एक ये कंसेप्ट अभी आपको धीरे धीरे समझिएगा, परेशान मत होइएगा। ऊर्जा आई कहां से? जन्म लिया आपने, प्रारब्ध माने पुराने जन्म के कर्म, उनके कर्मों का प्रारब्ध कहा गया। वो प्रारब्ध और आपके ईश्वर ने जो आपको अंश दिया, और जो माता पिता ने अंश दिया, इन तीनों के संयुक्त रूप से परिणाम में आया, और किडनी में वो ऊर्जा संग्रहित हो गई। तो पहली ऊर्जा किडनी में। दूसरी ऊर्जा, जो आप भोजन ले रहे हैं, जो आप लोग खाना खा रहे हैं, जो आप पानी पी रहे हैं, जो वनस्पतियां आप ले रहे हैं, इन सब की एक ऊर्जा हुई। इसको पार्थिव ऊर्जा का, क्यों? ये पृथ्वी से, पृथ्वी में वनस्पति है, पृथ्वी में जल है, पृथ्वी में वायु है, और पृथ्वी में भोजन है। तो ये जो ऊर्जा ले रहे हैं, ये पार्थिव ऊर्जा का, 2 ऊर्जा हो गई, एक किडनी की ऊर्जा, एक पार्थिव ऊर्जा। तीसरी ऊर्जा कंसेप्ट लिया कि जो ब्रह्मांड से एक समय अंतराल में एक ऊर्जा आपके पास आती है, वो वायु ऊर्जा नहीं है, वो अलग ऊर्जा है। वो ऊर्जा आती है और वो ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है। तो इन्होंने कहा कि जब यही वहां कहा कि जो ऊर्जा शरीर है वो शरीर को ढके हुए है। अब एक ऊर्जा शरीर है, उसमें वो आई, तो उसमें पार्थिव ऊर्जा भी आपने लिया, वो भी तो अल्टीमेटली शरीर के, क्योंकि मूवमेंट तो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर हो रहा है। तो एक पार्थिव ऊर्जा लिया, वो बाहर अंदर बाहर कर रहा है। एक किडनी की ऊर्जा हुई, वो अंदर बाहर हो रही है। और एक जो आकाश की ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा आई, उसने तीनों ने आपस में एक युग्म स्थापित किया, और युग्म स्थापित किया। अब ये हुआ, इन्होंने कहा कि भाई आने जाने का आप कह रहे हैं कि अंदर से बाहर आ रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, तो कोई तरीका बताएंगे हमको। तो आधुनिक जगह जाने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए एक सड़क की जरूरत होती है, एक राजमार्ग की जरूरत होती है, एक छोटी पगडंडी की जरूरत होती है। आप कोई बताइए तो उनका यस, पगडंडी बता रहे हैं। उन्होंने कहा मेरिडियन है, वही मेरिडियन कहलाई। क्या इनको ऊर्जा प्रवाह पथ हम लोगों ने कह दिया, और ये मेरिडियन कहलाई। तो जो ऊर्जा प्रवाह पथ जो हमारा हुआ, वही मेरिडियन है। तो चाइनीज मेरिडियन का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। तो ये जो आने के जाने के साधन हैं, जो आने जाने के राजमार्ग हैं, इनको मेरिडियन कहा गया। ये चाइनीज मेरिडियन है। तो यानी ऊर्जा इन्हीं मेरिडियंस के बाहर अंदर जाएगी, और इन्हीं मेरिडियन से। तो उन्होंने इसका डिफिनेशन लिखा, आगे लिखा हुआ डिफिनेशन, द मीन्स। उन्होंने कहा क्या है? तो मेरिडियन आर द मीन्स बाय विच मैन इज क्रिएटेड। अगर मनुष्य का जन्म हुआ तो इन्हीं मेरिडियंस के माध्यम से हुआ। फिर दूसरा आगे कहा, द मीन्स बाय विच डिजीज अकर्स। डिजीज माने डिजीज बाहर से आती है, तो बाहर से जो आएगी वो डिजीज इन्हीं के माध्यम से
वो डिजीज आएगी, बाहर से आएगी। द मीन्स whereby man is cured, अगर आप क्योर हो जाते हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, तो इन्हीं मेरिडियंस के माध्यम से आपको क्योर मतलब इन्हीं से ठीक हो जाते हैं। और द मीन्स whereby disease arises, बस थोड़ा सा अंतर समझिए, आकर्ष में arises में, arises माने अंदर से कोई बीमारी पैदा हो रही है, और अकर्ष माने बाहर से बीमारी आ रही है, बस ये अंतर है। अकर्ष डिजीज अकर्ष और डिजीज अराइजेज, डिजीज अराइज कर रही है अंदर से, तो वो डिजीज अराइजेज और इन्हीं के है। यानी जैसे घर में एक दरवाजा है आने का, अतिथि उसमें से आया तो अतिथि को उसी से जाना है। तो वही उन्होंने कहा कि ये मेरिडियन को डिफाइन कर दिया गया। मेरिडियन की डिफिनेशन आती है, ये आप लोग जितना याद पढ़ना चाहे पढ़िए इसको, तो इसमें आनंद आएगा आपको। फिर इन मेरिडियंस में कहा, ये इन्होंने छह ऊर्जा थी तो 6 ऑर्गन बताए, 6 ऑर्गन बताए तो 6 इन यांग के हिसाब से 12 ऑर्गन हो गए। तो 12 मेरिडियन के कंसेप्ट लिया और 2 मेरिडियन कंट्रोलिंग मेरिडियन हुई, एक इन की कंट्रोलिंग मेरिडियन और एक यांग की कंट्रोलिंग मेरिडियन, और ये 14 मेरिडियन के माध्यम से पूरा इलाज हुआ। तो जब कभी कोई प्रश्न आए कि कितने मेरिडियंस होती हैं, तो अगर 12 का अंक लिखा हुआ है तो 12 पे साइन करिए, टिक कर दीजिएगा। अगर 14 लिखा है तो 14 पे टिक कर दीजिएगा, और अगर 14 न लिखा हो तो 12 सही मानिएगा। तो ये एक तरीका हुआ। अब यही उन्होंने देखिए उसे कहा कि यही जो है सतह पर विद्यमान जैव ऊर्जा और गहन। अब उन्होंने बस एक और चीज कह दिया कि जो बाहर का ऊर्जा है, वो ऊर्जा में बीमारी का कमी बेसी या जो गाइडिंग प्रिंसिपल के आधार पर जो बीमारी है, वो एक और चीज पर निर्भर करती है। आगे चल के उन्होंने एक कहा कि ये आने का एक तरीका है, ब्रह्मांड से ऊर्जा किस किस ऑर्गन में जाती है वो अलग से बता दिया है। वो टाइम क्लॉक के हिसाब से, वो जो बना हुआ है बायोलॉजिकल क्लॉक, टाइम क्लॉक, उस टाइम क्लॉक के हिसाब से ऊर्जा आती है, उन ऑर्गन में रहती है। तो ये बाहरी जो सतह पर विद्यमान, एक बाहरी हुआ ना और एक अंदर चली गई, तो जो बाहरी ऊर्जा है वो इन सिद्धांतों के अनुसार काम करती है कि वो कितने बजे से कितने बजे किस ऑर्गन में जाएगी। लेकिन जो अंदर चली गई वो पंच तत्व सिद्धांत आगे पढ़ेंगे, इन्हीं का है जो पंच तत्वों का सिद्धांत है, इनके बीच में रिलेशनशिप है, उसके आधार पर वो काम करती है। बस इतना समझ लीजिए भी कि बाहर जो सतह में है वो विद्यमान ऊर्जा का सिद्धांत होगा। कौन सा सिद्धांत? जो बाहरी हम लोग बायोलॉजिकल जो टाइम क्लॉक का बात करेंगे आगे चल के उससे, और जो अंदरिंग है वो पंचतत्व सिद्धांत। अब जो मैं बताना चाह रहा हूं इन यांग का सिद्धांत, सबसे अधिक थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि इन यांग सिद्धांत आपको जानना जरूरी है। तो इन यांग के सिद्धांत में बता रहा हूं। तो इन चाइनीज दर्शन ने कहा, देखिए एक मेरिडियन सिद्धांत बहुत पॉपुलर हुआ और दूसरा इन यांग सिद्धांत। उन्होंने कहा प्रगति क्या है? प्रगति एक संपूर्ण है लेकिन अविभाज्य है, उसको विभाजित नहीं कर सकते, इसमें कोई शक नहीं कि विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन प्रकृति ने अपने को 2 रूपों में प्रकट किया, एक रूप उन्होंने कहा इन है और एक यांग है। तो उन्होंने दो फोर्स के रूप में अपने को प्रकृति ने स्थापित किया, और दोनों फोर्स एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ऐसा नहीं, विरोध नहीं है कि ऐसा है कि वो इन यांग। उनका नहीं, इन में यांग का भाग है और यांग में इन का भाग है, तो एक दूसरे के पूरक के रूप में आप समझिए। तो इसलिए उन्होंने कहा, और ये ऐसा भी नहीं है कि कोई कारण और कार्य, कारण माने देखिए, कारण माने होता रीजन, जिसकी वजह से कोई घटना घट रही है वो कारण, और कार्य माने जो आप रिजल्ट देते हैं वो कार्य है। जो रिजल्ट होता है वो कार्य है, और कारण माने जो रीजन होता है वो रीजन है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई ये कहे कि आपके अंदर जो ऊर्जा है उसने ये काम करा है, तो ऊर्जा आपका कारण हो गई, और जो आपने कार्य किया, जो रिजल्ट किया वो आपका हुआ, जो कार्य किया वो आपका हुआ कार्य। तो कारण माने, तो कारण कार्य का संबंध भी नहीं है। ऐसा नहीं कि इन की वजह से यांग होता हो या यांग की वजह से इन होता हो ना। इन और यांग दोनों अपने में अलग अलग सत्ताएं जरूर हैं, लेकिन इन में यांग का भाग है, यांग में इन का भाग है, और कभी इन यांग में परिवर्तित हो जाएगा, कभी यांग इन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कोई ऊपर नीचे आपको वो लहरें होती हो,
लहर ऊपर आती है, नीचे आती है, ऊपर आती है, नीचे आती है, वैसे ही समझ लीजिए। जैसे उन्होंने कहा, देखिए आगे, दो विरोधी स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कहा प्रकाश और अंधकार, प्रकाश एक अंधकार, मानी प्रकाश और अंधकार, और फिर यही प्रकाश अंधकार दोबारा आ जाएगा। भाई दिन रात हुई, फिर अगली बार फिर दिन रात हो गई, जो दिन है वो रात में कन्वर्ट हो गई, रात दिन में कन्वर्ट हो गया। तो वैसे ही उन्होंने कहा छिपा हुआ। अब देखिए इनको कहा उन्होंने, इन और इन माने क्या हुआ, जो आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, जो आपके अंदर पोटेंशियल है, जो आपकी क्षमता कार्य करने की, वो इन है, स्ट्रक्चर में जो आपकी ताकत है, और जो आप उसको रूप में परिणित कर पाते हैं, किस रूप में परिणित कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहें कि किसी टुल्लू की, टुल्लू होता है, मोटर पंप होता है पानी उठाने वाला, तो अगर किसी मोटर पंप की क्षमता 30 फीट की उठाने की है, तो ये बताते हैं, वो दुकान से जाइए तो कहेंगे 30 फीट उठाता है, ये उसकी क्षमता है 30 फीट जो उन्होंने कहा, तो ये इन है। और अगर वो केवल 20 फुट उठा पाता है, तो 20 फुट उसकी यांग है, यानी जो यांग माने जो कार्यकारी शक्ति है वो, और जो पोटेंशियल शक्ति है वो आपकी इन है। तो और यांग, तो यांग क्या है, इन और यांग के प्रगति के इन रूप में क्या हुआ, इनकी शक्ति नीचे की ओर चली गई और उसने सघन हो गई, सघन हो गई, संघनित हो गई, कंडेंस फॉर्म में हो गई, और उसने पृथ्वी का निर्माण कर दिया। और यांग की ऊर्जा ऊपर चली गई, विरल थी ना, हल्की थी, ऊपर की ओर चली गई, और उसने आकाश और स्वर्ग की रचना किया। तो उन्होंने जो आकाश और स्वर्ग की रचना है वो यांग शक्ति से हुई है। और उसके रिप्रेजेंटेटिव सबसे बड़े कौन है, सूर्य, सूर्य सबसे बड़े हैं। तो सूर्य से बड़ा कोई यांग नहीं है किसी रूप में भी, न बड़े होने में, क्योंकि सूर्य चमकीला है, प्रकाशमान है, हॉट है। तो जितनी हॉट चीजें, अब जब हॉट चीजें की बात आएगी चिकित्सा में, तो यांग है। और इन ठंडा, इन ठंडा, पृथ्वी ठंडी है, सूर्य की तुलना में बहुत ठंडी है। तो जब भी कभी कोई पूछे कि इन और यांग के रूप में, तो हमेशा बोलिए कि एक सापेक्ष अवधारणा है, रिलेटिव टर्म है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, कोई एब्सोल्यूट नहीं है कि एब्सोल्यूट इन है। क्यों? क्योंकि गिवन कंडीशंस, अगर कहा जाए कि दो व्यक्ति में तुलना करना है, एक लंबाई में तुलना करिए, तो दो लंबाई में जब तुलना करेंगे तो एक व्यक्ति जो 6 फीट का होगा वो यांग हो जाएगा, और एक जो 5 फीट का होगा इन हो जाएगा। लेकिन अगर कहें कि मोटाई में तुलना करिए, तो हो सकता है ये 6 फीट वाला जो है पतला हो और 5 फीट वाला मोटा हो, तो वो यांग हो जाएगा और ये इन हो जाएगा। तो इसीलिए ये कहा गया कि सापेक्ष अवधारणा है, एब्सोल्यूट नहीं है। तो इसको इस रूप में देखिए, ये देखिए चित्र है जो पहले हम लोगों के टेलीविजन में आता था, जो वही चित्र है। यांग जो माने जो सफेद वाला भाग है वो यांग भाग है, और उसमें क्या है, काला काला भाग बना हुआ है वो इन का है, और जो इन वाला है वो काला काला भाग है, उसमें जो सफेद भाग बना हुआ है वो यांग का है। इनके आधार पर उन्होंने अपने शरीर में तमाम चीजें कर दिया कि भाई ये ऐसे ऐसे है। तो ये इस आधार पर फिर इन यांग की अवधारणा हो गई। अब कम अधिक देखिए, पहले बता दे फिर आगे बता दे। कम अधिक का उन्होंने कहा कि ऊर्जा का संतुलन, ऊर्जा अगर किसी तत्व में कम है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, किसी तत्व में अधिक हो जाएगी उसको घटाना पड़ेगा। तो डिफिशियंसी होगी तो भी बीमारी, और एक्सेस होगा तो भी, यानी बैलेंस की बात कर रहे हैं। ये बैलेंस की बात जो वो कर रहे हैं, ये बैलेंस की बात हम भी कर रहे थे। ये बैलेंस की बात बाद में पाश्चात्य दर्शन ने भी किया, यानी पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने भी किया। उन्होंने होम्योस्टेसिस का सिद्धांत ला दिया। अभी आप पढ़ेंगे आगे चल के, होम्योस्टेसिस का सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने बाहरी वातावरण के साथ संबंध रखता है और उसी से प्रभावित होता है। हम भी यही कह रहे थे, हम वृक्षों से प्रभावित थे, हम नदियों से प्रभावित थे, हमने वृक्षों को पूजा, हमने नदियों को पूजा, हमने पर्वतों को पूजा, हमने पाषाण को पूजा, हमने सब में कहा कि क्यों, क्योंकि प्रकृति के यही उपादान हमारे, हम वर्षा से डरते थे कि वर्षा अधिक हो जाएगी तो भी नुकसान होगा, वर्षा नहीं होगी तो भी नुकसान होगा। हम सबको देवता मानते थे और पूजा करते थे। हम कहते थे पाषाण में है, क्यों, अगर कोई पर्वत आप देखिए पहाड़ों में
स्खलन होता है, पर्वत गिरते हैं, कितने लोग चोट हो जाते हैं, रास्ता बंद हो जाता है, यानी जीवन रुक जाता है। वैसे ही अगर हवा बहुत तेज चलने लगे तो भूकंप आ जाएगा, वायु जो है प्रबल हो जाए तो भूकंप ला देगी, सुनामी ला देगी, इतना पेड़ों को उखाड़ देगी। तो ये सब कारण है। इसलिए प्रकृति के साथ हमने तादाद स्थापित करने की कोशिश किया, उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप रखा कि हम उनको माने, वो हम भी हम माने। हम उनसे ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे थे, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को सोख रहे थे। कितना बढ़िया था, इतना तो कहीं नहीं मिल सकता। तो हम प्रकृति के साथ तादाद में कर रहे थे, वही संतुलन की बात कर रहे थे। तो ये संतुलन ही है जो हमको न तो डिफिशिएंट होना है किसी ऑर्गन को या किसी एनर्जी को या किसी तत्व को, और ना उसको एक्सेस होना है। तो ये उसका उन्होंने कहा कम अधिक का सिद्धांत। आंतरिक बाहरी, उन्होंने कहा वही देखा, हमने कहा था बाहरी बात आया तो सबसे पहले बाहरी शरीर प्रभावित होगा। अगर बाहरी तत्व कोई आएगा, हवा आएगी, आर्द्रता आएगी, जो भी उन्होंने कहा, चाइनीज दर्शन ने कहा, उन्होंने कहा हवा जितना आई, हवा हो, आर्द्रता हो, गर्मी हो, जितनी आएगी सब बाहरी शरीर में आएंगी और फिर ये अंदर जाएंगी। तो बाहरी शरीर में भी हमारा डिफेंसिव सिस्टम है, वो लड़ेगा, और जब नहीं लड़ पाएगा तभी वो अंदर जा पाएगी। तो रोग की प्रकृति बाह्य है कि आंतरिक है, अंदर प्रवेश कर चुका है कि बाहरी हुआ है, ये हमको देखना है। ये उसका गाइडिंग प्रिंसिपल था। उष्ण और शीत, सब बॉडी सिस्टम एक टेम्परेचर पर 98.6 या 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर फंक्शन करता है। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इस पर अगर रखेंगे तो सारे हमारे विटामिन, प्रोटीन्स और सारे फंक्शन जो होते हैं, केमिकल रिएक्शन ठीक से होते हैं। तो अगर उसमें नहीं रखते हैं हम लोग तो ये हम लोगों को प्रॉब्लम होगी। इसलिए बहुत अधिक गर्म होगा तो भी बहुत परेशानी, बहुत अधिक ठंडा हो जाएगा तो भी परेशानी। पंच तत्व सिद्धांत तो मैडम आगे पढ़ाएंगी, हमारे बीच में आ गई है मैडम मंजू गुप्ता मैडम है, वो फैकल्टी है, उसमें पढ़ाएंगी उसमें। लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं कि उन्होंने 5 कहा, 5 कास्ट, उन्होंने कास्ट कहा, और कास्ट से उन्होंने कहा अग्नि, अग्नि से कहा जल, जल से कहा वो अग्नि से कहा पृथ्वी, और पृथ्वी से कहा मेटल, मेटल से कहा जल। तो वो उन्होंने इसके एक ऑर्डर बना दिया कि इनसे, और सबकी ऊर्जा बता दिया। तो उन्होंने कहा कि कास्ट जो है, जंगल में जो कास्ट है, वुड है, वो अपने आप उसमें से आग लगती है, तो उसमें आग लगती है तो अग्नि, यानी अग्नि का जनक कास्ट को कह दिया। फिर अग्नि जब ठंडी हो जाएगी तो वो बिल्कुल ठोस हो जाएगी, पृथ्वी की तरह बन जाएगी, तो वो उसको पृथ्वी का जनक हो गया अग्नि। फिर पृथ्वी को आप खोदेंगे तो वहां आपको खनिज पदार्थ मिलेगा, लावा, आप देखिए लावा वगैरह ज्वालामुखी आता था तो लावा मोल्टन निकलता था। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपका है वो भी उसी से निकला हुआ। तो पृथ्वी जनक हो गई किसकी, मेटल की। और मेटल को पिघला दीजिए तो बिल्कुल लावा जल की तरह बहता है, तो जल वही तरल के रूप में हो गया, तो वो जल जो है सृष्टि हुई। और अगर जल से आप सींचेंगे पेड़ को तभी पेड़ पल्लवित पुष्पित होंगे, नहीं तो सूख जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने एक ऑर्डर, एक साइकिल बना दिया। उस साइकिल में इसी तरह रख दिया कि कास्ट, कास्ट के बाद अग्नि, अग्नि के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद फिर मेटल, मेटल के बाद जल, जल के बाद फिर पुनः कास्ट। तो ये उन्होंने इस रूप में उसको कहा, और सबकी अपनी ऊर्जाएं बता दिया। तो उन्होंने कहा भाई आप जंगल में जाओगे तो आपकी ऊर्जा, वहां की ऊर्जा, जंगल में आपको हरा रंग मिलेगा, तो एक रंग कह दिया तो हरा रंग मिलेगा, और वायु मिलेगी बढ़िया शीतल सुगंधित वायु जिसको बोलते हैं आप, तो वो मिलेगी। अग्नि के पास जाएंगे तो उसका हॉटनेस, उसका वो है, हॉट और हॉटनेस दो इसके एलिमेंट होंगे, तो उसका वो कर दिया। और उसकी उसको रंग कह दिया, एक का लाल है, और जो हॉटनेस होगा उसका उन्होंने कह दिया कि वो ऑरेंज, ऑरेंज कलर कह दिया। फिर पृथ्वी पर आए तो उनका पृथ्वी में आप पानी जब बरसता है तो देखिए ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो ह्यूमिडिटी कह दिया, और तो आर्द्रता उसकी ऊर्जा हो गई, और उसका रंग पीला कह दिया, क्योंकि पीला जो है आप पिरोड मिट्टी या अधिकांशतः मिट्टी का पिरोड मिट्टी या इस तरह की मुल्तानी मिट्टी, इनका देखिए येलोइश होता है, तो उससे येलो कह दिया। मेटल का रंग हमेशा जो है दो ही होगा, या तो ब्राउन होगा या व्हाइट होगा, तो वो मेटल के रूप कह दिया। और उसके बाद जल को कहा, जल का काला होगा या नीला होगा, इस तरह उन्होंने, और उसके जल की शीतलता उसका गुण कह दिया। कास्ट की वो मेटल की, मेटल जो है इतना वजनी होता है। क्यों वजनी होता है? क्योंकि वो सूखा होता है। उसमें से अगर जल तत्व, जितना जल होगा उतना ही वो हल्का होगा पदार्थ, है ना, और जितना ही भारी होगा उसमें
जल का तत्व की कमी होगी, तो जल तत्व कमी तो उसको सूखा, ड्राइनेस उसकी एनर्जी कह दिया। इस रूप में इन्होंने अपने को प्रदर्शित किया। अब देखिए थोड़ा सा और बता दें फिर मैडम आ जाएंगे। जब ये आया तो फिर उन्होंने जब 6 ऊर्जाएं कही तो उन्होंने कहा कि अब उनको, हमको चिकित्सा में जाना था ना, तो उन्होंने दर्शन में ये देखा कि वर्चुअली जो ये ऊर्जा की बात हम कर रहे हैं, हम पंच तत्वों की बात कर रहे हैं, इन पंच तत्वों संबंधित अंदर के ऑर्गन भी तो हम बोले, तो उन्होंने लीवर और गॉल ब्लैडर को वायु के साथ, वो काष्ठ के साथ जोड़ दिया। काष्ठ के साथ उन्होंने कहा लीवर और गॉल ब्लैडर हमारे जो है ये, क्यों, एक ऑर्गन बताया, ऑर्गन समूह बना दिया। कैसे बनाया? उन्होंने कहा कि पित्त, देखा कि पित्त का जनक कौन है? लीवर, और स्टोरेज कहाँ है? गॉल ब्लैडर में। तो उनका दोनों को एक ग्रुप बना दिया। कौन हस्बैंड है कौन वाइफ, हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये पेयर ऑर्गन के रूप में रहे, एक उसमें से हस्बैंड है एक वाइफ है। तो ये उस जैसे हमारे जीवन में है, उस जीवन से उदाहरण लिया उन्होंने, तो हस्बैंड वाइफ का एक ग्रुप बना दिया। एक उन्होंने कहा कि ये पेयर ऑर्गन, तो पेयर ऑर्गन में लीवर और गॉल ब्लैडर कर दिया गया। उन्होंने फिर लिया जो ऑक्सीजन, फेफड़ा, जो फेफड़ा था हमारा, तो वो ऑक्सीजन लेता था और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता था। यानी कोई चीज अपने शरीर की एक अच्छी चीज लेता था और बाहर चीज निकाल देता था। वैसे ही काम हमारे यहाँ उन्होंने देखा कि और कौन काम कर रहा है, तो उनका लार्ज इंटेस्टाइन, वो क्या करता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है, अवशिष्ट पदार्थ, उसको बाहर निकाल देता है। तो उनको एलआई, लार्ज इंटेस्टाइन को और लंग्स को एक ग्रुप में रख दिया उन्होंने। तो ये एक ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप लिया, हार्ट का देखा और स्मॉल इंटेस्टाइन का। उनका हार्ट क्या करता, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन आप आगे चल के पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सोखती है। क्या सोखती है? जो भी आप पदार्थ लेते हैं उसको 2 भागों में विभाजित करती है, एक अच्छा एक बुरा, एक सही एक गलत। तो जो खराब होता है उसको एलआई में, लार्ज इंटेस्टाइन की ओर भेज देती है, और अपने को कहती है कि जो अच्छा है उससे वो रक्त बनाने के लिए भेजवा देती है, वो लीवर वोर में चला जाता है। तो अल्टीमेटली क्या काम है, वो रक्त बनाने के काम में सहायक होती है। लेकिन रक्त बन गया तो उसको कहीं निकलना भी तो है, कहीं जाना भी तो है, रक्त से पोषण पदार्थ है, तो इसके साथ जो चीजें हैं वो न्यूट्रिशन पदार्थ चले जाते हैं, वो हर सेल में जाना चाहिए। तो सेल, तो वो सेल में काम हो जाने का काम हार्ट कर रहा है। हार्ट एक बड़ा पंप है, ट्रांसपोर्टर है, वो इस रक्त को ले जाकर के सारे जगह पर फैला देता है। तो इसलिए हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन का ग्रुप एक बन गया। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, किडनी जो है रक्त को छान रही है और जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाल रही है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में वो इकट्ठा होता है और उसको कर देते। तो उन्होंने दोनों को एक ग्रुप बना दिया, यानी मूत्र जो है यूरिन को वो बनाने काम कर दिया, यूरिन निकाला, और यूरिन निकालने के बाद फिर अल्टीमेटली कर दिया कि आप यूरिनरी ब्लैडर में जाकर जाइए, फिर अपने आप निकल जाएगा। तो वो एक बनाया, तो वो ग्रुप बन गया। फिर एक स्प्लीन और स्टमक, पहले सबसे पहले जनक, कोई भी पार्थिव ऊर्जा होगी तो पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, तो पहले पृथ्वी तत्व का आएगा। स्प्लीन और स्टमक दोनों मिल करके ऊर्जा बनाते हैं, और उस ऊर्जा को वो आगे चल के लंग्स वगैरह में भेजते हैं, लंग्स और हार्ट में भेजते हैं। तो इसलिए वो उन दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया, तो ये ग्रुप बन दिया। इस तरह उन्होंने 6, फिर एक हार्ट के साथ जो अग्नि थी उसके साथ 2 ऊर्जाएं थी, तो एक और ऑर्गन रखा गया, ऑर्गन पेयर ऑर्गन। उसमें एक पेरिकार्डियम कहलाए। पेरिकार्डियम होता हार्ट के बाहर की कवरिंग, यानी जब कभी कोई संकट आएगा तो हार्ट प्रभावित बाद में होगा, पहले कवरिंग प्रभावित हो जाएगी। इसको मंत्री कहा गया, इसको मंत्री, हार्ट को राजा कहा गया और पेरिकार्डियम को मंत्री कहा गया, और लीवर को सेनापति कहा गया, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी भी थी। तो लेकिन एक ऐसा ऑर्गन हुआ जो ऑर्गन है नहीं, जो उनकी अवधारणा के आधार पर है, वो ऑर्गन का नाम दिया ट्रिपल वार्मर। तो पेरिकार्डियम के साथ ट्रिपल वार्मर का कॉम्बिनेशन रखा गया। ट्रिपल वार्मर एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें कहा गया कि शरीर के 3 भागों में बांटिए, और हार्ट वो यहां तक मतलब डायफ्राम तक आप ले लीजिए,
डायफ्राम से नीचे ले लीजिए, नाभि के बाद नीचे का भाग। तो 3 भागों में बांट करके उन्होंने कहा कि अपर वार्मर, मिडिल वार्मर और लोअर वार्मर। ये एक कंसेप्ट था, और इस कंसेप्ट की वजह से उन्होंने कहा कि यही चीज आपके अगर प्रभावित हो जाती है, यानी नीचे का भाग कभी ठंडा हो गया तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, या नीचे का भाग बहुत गर्म हो गया तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उस आधार पर उन्होंने एक ऑर्गन का कंसेप्ट लिया, और ये पेयर ऑर्गन यानी 6 पेयर ऑर्गन का कंसेप्ट लिया, 12 ऑर्गन का हुआ। इन 12 ऑर्गन्स को उन्होंने इन और यांग में भाग में बांटा। जो लगातार काम करते थे उनको इन ऑर्गन कहा गया, और जो कभी कभी समय आने पर काम करते थे वो उनको यांग ऑर्गन कहा गया। तो इन ऑर्गन कौन हुए? लीवर, किडनी, हार्ट, पेरिकार्डियम और स्प्लीन, ये सब लगातार काम करते थे। ये तो 5-6। लंग्स भी उसमें शामिल है। तो लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गई, स्प्लीन हो गई और पेरिकार्डियम होगा। ये 6 जो हैं इन ऑर्गन कहे गए। और जो यांग ऑर्गन थे वो कभी कभी, जैसे आपने खाना खाया तभी तो स्टमक काम करेगा, तो स्टमक, यूबी तभी आएगा, यूरिन आ जाएगा तो यूबी। उसी तरह स्टमक, किडनी में ये हो गया, और लीवर में उनका जब लीवर बना देगा तो बाइल जूस वहां इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह उन्होंने, स्मॉल इंटेस्टाइन भी वही काम है, तो इसको यांग ऑर्गन ग्रुप में कर दिया गया। ये कंसेप्ट आया, तो हम लोगों ने ये देख लिया। ये जो सिद्धांत उनका मूलभूत रूप से आया, फिर उन्होंने इस तरह एक चार्ट बना दिया, और ये 5 तत्वों के आधार पर आपने पढ़ा हुआ ये हुआ। ठीक, तो ये हम लोगों का कंसेप्ट है। अब इसमें इसी में 5 महाभूतों। अब बस एक पॉइंट बता दूं मैडम से, साढ़े मेरा समय हो रहा है। मैडम बबली ज्वाइन कर चुकी है, उनका स्वागत है मैडम। और भी 2 लोगों ने और ज्वाइन किया है, शायद उत्तरांचल से भी ज्वाइन हुआ है। तो मंजू मैम ज्वाइन कर चुकी हैं? मंजू मैम, अच्छा ठीक है, चलो मंजू मैम ज्वाइन कर चुकी, शायद अभी उनका समय नहीं हुआ है। तो ये उससे किताब से पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए। सृष्टि के मूलभूत तत्व, ये जो उन्होंने कहा कि ये 5, देखिए ये 5, इसको देख रहे हैं आप लोग, ये सब उसी तरह है। ये इनके रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि सृष्टि के ये मूलभूत 5 तत्व आपस में एक दूसरे के सृजन के लिए जिम्मेदार है। काष्ठ उत्पन्न कर रहा है अग्नि को, अग्नि उत्पन्न कर रहा है पृथ्वी को, पृथ्वी उत्पन्न कर रहा है मेटल को, मेटल उत्पन्न कर रहा है जल को, और जल उत्पन्न कर रहा है काष्ठ को। तो ये आपस में जिम्मेदार है। ये दोनों तत्व जो है आपस में नियंत्रित करते हैं। इनके बीच में ये रिलेशनशिप भी है कि ये एक दूसरे को नियंत्रित कर लें। जैसे मेटल की कुल्हाड़ी से आप काष्ठ को काट सकते हैं, जैसे जल से आप अग्नि को बुझा सकते हैं, जैसे पृथ्वी को करने के लिए आप वृक्ष लगा दीजिए तो पृथ्वी की सीमाएं कम हो जाएंगी, तो पृथ्वी कंट्रोल हो जाएगी। जैसे अगर आप जल को बांधना हो तो मेड़ बांधने के लिए आप क्या करेंगे, चारों तरफ मिट्टी बांध देंगे और उससे जल रुक जाएगा। जैसे गांव में होता है, मेड़ बांध देते हैं तो पानी जो है वहीं रुका रहता है। तो उस तरह पानी को नियंत्रित करने की शक्ति पृथ्वी में हो गई। और अगर आपका मेटल कोई है तो उसको गलाने के लिए आपको अग्नि की आवश्यकता है। तो ये तीर जो बने हुए हैं ये कंट्रोलिंग साइकिल के हैं। तो यानी एक जनरेशन साइकिल है। तो जनरेशन माने एक, ये ध्यान रखिएगा आप लोग जो 2nd सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर में लोग हैं कि एनर्जी का यही रूट है, ऐसे एनर्जी चलती है। एनर्जी की गति इसी दिशा में, जो तीर की दिशा में है, जो क्रिएटिंग साइकिल की जो किनारे किनारे बनी हुई है। और अंदर बाहर कंसेप्ट ये लिया हुआ है कि अंदर के ऑर्गन बाहर, सभी अंदर है, लेकिन इन यांग को दिखाने के लिए कि इन अंदरूनी होता है और यांग बाहरी होता है, इसलिए उस सर्किल में हमेशा यांग ऑर्गन बाहर दिखाया जाता है और इन ऑर्गन अंदर दिखाया जाता है। ये हमेशा समझने की दृष्टि है कि भाई ऐसा लोग सोचे कि लार्ज इंटेस्टाइन
और ये सब बाहर क्यों दिखाए जाते हैं? तो बाहर इसलिए दिखा देते हैं कि हम लोग मानते हैं कि यांग माने बहिर्मुखी, यांग माने जो बाहर उठ रहा, बाहर निकल रहा है, इन यानी अंतर्मुखी, अंदरी, अंदर होना चाहता है, संगठित होना चाहता है, सिकुड़ना चाहता है, और यांग फैलना चाहता है। तो फैलाव जो है उस बाहरी वातावरण के लिए है। और वो अगर कोई घर में रहना चाहता है यानी उसका वो इन प्रभावित हो रहा है, यानी वो इनका उसमें दखल है, तो वो इन प्रभावित हो रहा। उसी तरह यांग बाहरी है तो बाहरी प्रभावित हो रहा। तो इस रूप में उसको देखने की आवश्यकता है। फिर पंच तत्व के महत्वपूर्ण अवयव, शरीर में महत्वपूर्ण विद्यमान महत्वपूर्ण अवयव अपनी प्रगति के अनुसार शरीर में इन और यांग बलों के दृष्टिकोण से इन मूलभूत तत्वों, यानी मूलभूत तत्वों का प्रतिनिधित्व करने के लिए यही है। यानी यूबी और किडनी दोनों जल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यानी जल को ही रिप्रेजेंट करेंगे दोनों, और इसलिए जल की बात आएगी दोनों को ही देखना पड़ेगा। सूर्य की किरणों में विद्यमान विभिन्न रंग के आधार पर 5 तत्वों की मूलभूत ऊर्जाएं हैं, और जब ऊर्जा है तो उसी तरह संतुलित कर सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा ऊर्जा संगठन। फिर ये वाला जो है ये आप लोग पढ़िएगा जरूर, ये लोग पढ़े तो 5 एलिमेंट चार्ट है। अब मैं आपको जरा इसमें दिखा दूं, तो ये जो देखिए हुआ है, इसमें एक पॉइंट आता है शू, शू शब्द का इस्तेमाल देखिए इस व्हाट इज एक्यूपंक्चर में, ये शू पॉइंट यहाँ पर आया है ना, शू पॉइंट, ये शू मीन्स, तो शू मीन्स मूव, ट्रांसफर करना, ट्रांसमिट करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये उसका अर्थ है। तो ये हमेशा शू का आता है ना कि शू पॉइंट, तो शू पॉइंट माने ट्रांसफर करना, ट्रांसमिट करना, ट्रांसपोर्ट करना, तो ये उसका वो है, ठीक है। तो और एक जूजू पॉइंट आता है, देखिए जू पॉइंट, जू पॉइंट, तो जू पॉइंट होता है लिक्विड, लिक्विड जो आपके शरीर में क्या है, तरल, ब्लड है और पानी है और तरल है, तो ये तरल जो है उसको जू की पॉइंट पे लोग कह रहे हैं। तो यानी ट्रांसफर किसका करते हैं, एनर्जी करते हैं, तो एनर्जी तरल भी है और एनर्जी आपकी गैस में भी है और एनर्जी ठोस भी हो सकती है। तो क्योंकि द्रव्य जो है 3 बार, तो 3 तरह का है, वो लिक्विड भी है, सॉलिड भी है और गैसेस भी है। तो शरीर में कोई भी जो ट्रांसफर होगा तो लिक्विड अधिक मात्रा में है और आपके एनर्जी की मात्रा में वो जो की, और की कहते हैं हम लोग उसको कहते हैं, देखिए की ची जो भी है वो उसको हम लोग आगे देखें, हमें पढ़ा जो ये बायोलॉजिकल एनर्जी को की बोलते हैं, क्यू आई की है, यही इसी को क्यू है, की कहिए, ची कहिए, प्राण कहिए, ऊर्जा कहिए, क्या कहते हैं बायोलॉजिकल फोर्स कहिए, कुछ भी कहिए, ये सब की के रिप्रेजेंटेशन में है, ऊर्जा के रूप है इनको। अब वही ये देखिए ये आया हुआ सुपरफिशियल बायो एनर्जी, सुपरफिशियल माने बाह्य वाले जो बात कर रहे थे ना कि जो बाहरी ऊर्जा है वो सुपरफिशियल लोअर एनर्जी कहलाती है, जो आपके एको पॉइंट्स पर होती है। उसका तरीका ये है, उसके ट्रांसफर का तरीका ऑर्गन क्लॉक की वजह से है। ऑर्गन क्लॉक हम लोग बता नहीं पाए वहां पर, और उसके डीप बायो एनर्जी जो है वो अंदर अंदर में चली जाती है, तो 5 एलिमेंट थ्योरी के हिसाब से काम करती है। अब ये उसके 5 होते तो हैं, आवश्यकता से ज्यादा हो, आवश्यकता से कम हो एनर्जी, परिचालन और रुकावट, रुकावट माने जब भी कभी एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी को हम लोग बोलते हैं स्टैग्नेंट, और ब्लड और रक्त को जब बोलेंगे मतलब लिक्विड को बोलेंगे तो स्टेसिस बोलेंगे, तो ब्लड स्टेसिस कहा जाता है, ठीक है। और एनर्जी स्टैग्नेंट रुकी हुई है। कंट्रावेक्शन माने एनर्जी अपने दूसरे रास्ते में, जहां जो रास्ता है उससे दूसरी तरफ बढ़ गई, यानी कोई आवश्यक नहीं कि बहुत अधिक बढ़े, यानी अगर सीधे जाना है और दाहिनी तरफ मुड़ गई तो भी एक वर्षों में कंट्रावेक्शन है, ठीक है। और ये इंपेडिमेंट्स ऑफ सेक्शन, कोई रुकावट आ गई जिसकी वजह से ऊर्जा चलना बंद हो गई, तो इन सब की वजह से आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है। अब ये देखिए ये कंसेप्ट आता है कभी कभी ऑर्थोपैथी,
ऑर्थोपैथी माने सहज जीवन। तो सहज जीवन और हेट्रोपैथी असहज जीवन दो तरह का है। अगर हम सारा काम प्रकृति के अनुसार कर रहे हैं तो हम सहज जीवन जीने के आदी हैं, और अगर हम उससे विपरीत काम कर रहे हैं, जिसमें सोना है उसमें जग रहे हैं, जिसमें जगना है उसमें सो रहे हैं, तो ये हम असहज जीवन ले रहे हैं। और इस असहज जीवन की वजह से ही आपके ऊर्जा का असंतुलन होता है, और इसी की वजह से शरीर में बीमारी आती है। ये चाइनीज दर्शन का सिद्धांत है। मंजू मैम आ गई हैं? आ गए हैं सर जी। आ गई मंजू मैम, आपका स्वागत है। मैडम म्यूट है अभी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है। और मैडम का स्वागत करिए आप लोग। और जो है मैडम जो है आज जिसका क्लास लेंगी थ्योरी ऑफ कर चुकी हैं, और पहले भी आपकी फैकल्टी रह चुकी हैं, तो मैडम का काम यहाँ से शुरू होता है। थ्योरी ऑफ 5 एलिमेंट यहीं से मैडम? हाँ जी। तो चलिए मैं आपके साथ हूँ, आप बताते जाइएगा। तो मैडम का बहुत बहुत स्वागत है। ये थ्योरी ऑफ 5 एलिमेंट के संबंध में मैडम प्रकाश डालेंगी। तो ये वार्ता चल रही, देखिए वार्ता है, हम लोग की बातचीत कर रहे हैं, हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग कितना हम लोगों को आता है, कितना हम लोग एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। जो आपको ज्ञान मालूम है वो हमको बताते जाइएगा, हम लोगों को जो है वो आपको बताते जाएंगे, बस यही है। ठीक है, धन्यवाद मैडम। आइए। नमस्कार सर, सभी गुरुजनों को नमस्कार, और सभी को आवाज आ रही है सर? ठीक है, क्लियर है आवाज? हाँ आ रही है, और सब लोग म्यूट कर ले, हमें म्यूट कर लेते हैं। आवाज क्लियर है ना? जी जी। तो आज हम चर्चा करेंगे थ्योरी ऑफ 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों का सिद्धांत। चाइनीज एक्यूप्रेशर में 5 तत्वों का सिद्धांत पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये चाइनीज एक्यूप्रेशर की बात चल रही है, तो चाइना के दार्शनिकों ने यह माना कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। जैसे कि ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं, प्राकृतिक सभी वस्तुएं 5 तत्वों से ही मिलकर बनी है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर ही बना है। और वो 5 तत्व क्या है? नंबर 1 है जल, दूसरा है काष्ठ, तीसरा है अग्नि, चौथा है पृथ्वी, और 5वां है धातु। तो इन सब का मिलन होकर ही मनुष्य का भौतिक शरीर बना है। तो मनुष्य का शरीर और ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं हैं उनको हम चाइनीज दार्शनिकों ने एक समानता के रूप में बताया गया है। तो ये 5 तत्वों से बना है। अब हमने ये तो मान लिया कि 5 तत्वों से बना है, उन्होंने ये माना कि 5 तत्वों से बना है, पर इन 5 तत्वों को हम पहचानेंगे कैसे अपने शरीर में? ये पहचानने के लिए उन्होंने क्या किया है, उस सभी धातुओं को यह माना कि ये सभी धातुओं को मनुष्य के शरीर में सभी ऑर्गन से, यानी सभी हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन है उनसे जोड़ा है। और इन सभी तत्वों को एक एक एनर्जी भी दी है, सभी एनर्जी दी है। जैसे हम देखते हैं जल को उन्होंने एक एनर्जी दी, कोल्डनेस, शीतलता दी, शीतलता के साथ जोड़ा है। और क्या कहते हैं, लकड़ी को उन्होंने वायु के साथ जोड़ दिया, और अर्थ को उन्होंने ह्यूमिडिटी के साथ जोड़ दिया, और जो धातु है, मेटल है, उसको ड्राइनेस के साथ जोड़ दिया, और वाटर को बता दिया कोल्डनेस के साथ। तो जो ये 5 तत्व हैं इनको एक एनर्जी के साथ उन्होंने जोड़ा है, ये बताने के लिए कि यदि हमारे शरीर में कोई भी असंतुलन होता है इन सब तत्वों में, या इन सब तत्वों में कोई भी है, तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है, और उसका बैलेंस करके ही हम इस बीमारी को क्योर कर सकते हैं। तो ये भी है एक कि जो मनुष्य का शरीर है, सब में जो ये 5 तत्व हैं, वो उनका थोड़ा बहुत रेशो उधर उधर हो सकता है। ये नहीं है कि सब में बिल्कुल ही बराबर रेशो होगा इन 5 तत्वों का। थोड़ा किसी में जल की मात्रा थोड़ी ज्यादा होगी, किसी में काष्ठ की ज्यादा होगी, किसी में अर्थ की होगी। जैसे कोई व्यक्ति, एक एग्जांपल के द्वारा हम समझा सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत मोटा है,
तो हम उसमें मानेंगे कि उसमें पृथ्वी तत्व तो बहुत ज्यादा है। और कोई इंसान जैसे है एकदम पतला है और ऐसे लंबा है, तो उसमें विंड की मात्रा ज्यादा मानी जाती है, वायु की मात्रा ज्यादा मानी जाती है। और किसी इंसान में बहुत ज्यादा मतलब शांत स्वभाव का है, उसको एनर्जी, उसकी एनर्जी कोल्डनेस भी मानी जा सकती है, बहुत शांत स्वभाव का। तो ऐसे इस प्रकार ये एक तरीका है और उसको पहचानने के। वैसे तो इन्होंने बहुत से तरीके बताए हैं, 5 एलिमेंट चार्ट में हम पढ़ उसके बता सकते हैं कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि किस व्यक्ति में कौन वो किस एनर्जी से रिलेटेड है। ये हम इस चार्ट के द्वारा भी पहचान सकते हैं। अब उन्होंने हर उसके साथ एक एनर्जी जोड़ दी है, हर एलिमेंट के साथ एक एनर्जी को जोड़ा है। अब एनर्जी तो जोड़ दी, अब हमने देखना है कि एनर्जी के बाद उसको जो ये 5 धातुएं हैं उसको कैसे हमारे शरीर के अवयव ऑर्गन के साथ जोड़ा है। हर धातु को हमारे शरीर के एनर्जी के साथ, उनको एक अवयव के साथ जोड़ा है। कैसे जोड़ा है कि जैसे ये वाटर एलिमेंट है, वाटर जो है तत्व है, इसको हमारे किडनी और यूरिन ब्लैडर के साथ जोड़ दिया। और जैसा सर ने अभी बताया कि हर तत्व के 2 ऑर्गन बताए गए हैं, एक यिन और एक यांग बताए गए। तो कोल्डनेस को किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, जैसे अभी सर ने बताया कि दोनों एक दूसरे के कैसे मतलब साथ में एक जैसा काम करते हैं, तो इसलिए उन्होंने जो दोनों ऑर्गन एक जैसा काम करते हैं उसको एक ही एनर्जी एक ही तत्व के साथ जोड़ा गया, वाटर एलिमेंट के साथ। इसी प्रकार हमें कास्ट को जोड़ा गया, वुड को जोड़ा गया विंड के साथ, विंड उसकी एनर्जी हो गई, और उसको लीवर और गॉल ब्लैडर के साथ जोड़ दिया गया। और फायर को जोड़ा गया हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, और उसको दो और जो सर ने जैसे अभी बताया आपको कि पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर, दो उन्होंने अपने आप से बनाए, एक हार्ट की कवरिंग बताई और ट्रिपल वार्मर, एक शरीर के 3 हिस्से बताए गए, उसको 3 वार्मर बताए गए हमारे शरीर में, वो ट्रिपल वार्मर कहलाते हैं। तो उसको हॉटनेस एनर्जी के साथ फायर की 2 एनर्जी बताई गई, एक हीट और दूसरी हॉटनेस। हीट को तो हार्ट के साथ जोड़ा और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जोड़ा, और दूसरा जोड़ा ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम के साथ। तो वो yin yang के सिद्धांत के अनुसार। इसी प्रकार अर्थ है, अर्थ की एनर्जी ह्यूमिडिटी बताई गई, तो उस अर्थ को स्टमक और स्प्लीन के साथ जोड़ा गया। और इस प्रकार मेटल की एनर्जी ड्राइनेस बताई गई, तो उसको लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जोड़ा गया। लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन का अभी भी सर ने बताया था कि जैसे हम लंग्स का क्या कर रहे हैं, लंग्स का कर रहे हैं सांस लेना, वायु लेना, और उसमें से शुद्ध ऑक्सीजन को ग्रहण करना, और वेस्टेज जो कार्बन डाइऑक्साइड उस वेस्टेज को निकाल देना। इसी प्रकार लार्ज इंटेस्टाइन का क्या कर रहे हैं, जो मल होता है, जो हमारा रस से निकल के जो रस जो बनता है, भोजन खाने जो रस बनता है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, और जो मल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, तो उस मल को वो निकाल देता है। तो ये एक तरह से मिलते जुलते ऑर्गन है, इसलिए इनको पेयर ऑर्गन बताया गया। और उसकी एनर्जी ड्राइनेस बताई गई, लार्ज इंटेस्टाइन की और लंग्स की एनर्जी ड्राइनेस बताई गई। इस प्रकार हमारे 5 एनर्जी हमारी 12 ऑर्गन से रिलेटेड हुई, जिसमें कि प्रत्येक ऑर्गन को प्रत्येक एनर्जी को 2 ऑर्गन मिले गए, परंतु फायर जो एलिमेंट है, फायर जो धातु है, उसको 4 ऑर्गन में 4 ऑर्गन रखे गए हैं, हमारे शरीर के 4 ऑर्गन रखे गए हैं। अब ये बताया गया कि ये जोड़ा किस लिए गया, उन्होंने ये सोचा कि हम ये तो बता दें कि 5 तत्व से बना है हमारा शरीर, मनुष्य का शरीर, परंतु ये कैसे पता लगाएंगे कि बीमारी कैसे आई या किस चीज से बीमारी है, तो हमें पहचानना पड़ेगा कि किस ऑर्गन से संबंधित बीमारी है। तो वो बीमारी देखते हुए उन्होंने ये सभी एनर्जी को सभी धातुओं को सभी हमारे ऑर्गन से जोड़ा है। अब इन 5 तत्वों के संतुलन कैसे करेंगे, सॉरी इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी, ये चार्ट है सर, चार्ट दिखा दीजिए वो वाला आप।
ये चार्ट है जो ये उन्होंने चाइनीज दार्शनिकों ने ये बताया कि ये एक चार्ट बता के उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि जितने भी हमारी 5 धातु हैं वो कैसे एक दूसरे की निर्माता करता है, या उनकी मदर ऑर्गन है, पेरेंट्स ऑर्गन है। ये कैसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु संबंधित है और उससे कैसे दूसरे से निकलती है। जैसे कि पहले बताया कि जैसे जल है, तो जल पृथ्वी पर जल है, तो जल से जो है लकड़ी वन उत्पन्न होते हैं, लकड़ी पेड़ पौधे सब जल से उत्पन्न होते हैं, जल के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जल नहीं होता तो पेड़ पौधे उत्पन्न नहीं हो सकते। तो जल की जो काष्ठ की जो मदर हुई वो जल हुई है। इसी प्रकार जो काष्ठ से उत्पन्न होती है अग्नि। काष्ठ को जलाया जाता है, आपस में फ्रिक्शन होता है तो उससे अग्नि उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार अग्नि की मदर और पेरेंट्स मतलब हो गए वो काष्ठ हो गई, लकड़ी हो गई, ठीक है। इसी प्रकार जब अग्नि जलती है तो राख बन जाती है, राख बनती है तो वो जब जम जाती है तो इकट्ठी होती है तो वो एक पृथ्वी का रूप धारण करती है। तो इस प्रकार पृथ्वी की जो पेरेंट्स ऑर्गन हो गए वो हो गए पेरेंट्स हो गए, वो फायर हो गई। और जो पृथ्वी के अंदर से खनिज पदार्थ, मेटल, हमारे कहा सोना चांदी, ये सब धातुएं हैं जो हमें पृथ्वी से प्राप्त होती हैं। तो मेटल की जो पेरेंट्स हो गए वो पृथ्वी हो गई। और इसी प्रकार जो मेटल जब पिघल जाता है तो वो जल का रूप लेता है। तो जल की जो मदर ऑर्गन हो गए वो मेटल हो गई। इसी प्रकार ये एक दूसरे से संबंधित इस चार्ट में दिखाया गया है। और इसी में ये नियांग दिखाए गए हैं इस चार्ट में कि वो उसको आपस में जोड़ा गया है। ऑर्गन जो ये तत्व है उसे कैसे अवयवों से जोड़ा गया और उसको एनर्जी भी बताई गई है। अब इसके साथ साथ इनको कलर भी दिए गए हैं, उन्होंने कलर भी दिया। कलर से क्या होता है, कलर थेरेपी से द्वारा इनको यदि कलर दे देंगे तो हमें पता लगेगा जिस भी एनर्जी में कम ज्यादा है या जिस भी ऑर्गन में प्रॉब्लम है हम उसे कलर लगाकर भी ठीक कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने हर एलिमेंट को एक एक कलर भी दिया। तो जैसे कि वुड का कलर दिया उन्होंने, ग्रीन दिया, ग्रीन भी होती है जैसे। उसके बाद उन्होंने फायर का कलर दिया है रेड और ऑरेंज। जैसे जब अग्नि जलती है तो नीचे रेड से कलर की होती है, ऊपर जब हो जाती है तो ऑरेंज होती है। तो हॉटनेस मतलब ज्यादा अग्नि, तो उसमें ऑरेंज कलर दिया उन्होंने, उसको ऑरेंज कलर दिया। उसके बाद पृथ्वी को उन्होंने दिया येलो कलर। पृथ्वी जो एलिमेंट है उसको उन्होंने येलो कलर दिया। और मेटल को दिया ब्राउन और व्हाइट कलर दिया, क्योंकि और जल को दिया ब्लू और ब्लैक कलर। जैसे हम जल का देखते हैं कि हम कहीं पर भी जल जैसे इकट्ठा होता है उसको दूर से देखें तो ब्लू ही कलर दिखता है उसका कलर। जैसे देखते हैं कहीं पिक्चर में भी दिखाते हैं तो उसे लाइट ब्लू कलर से ही बताते हैं। और जब कहीं जल रुक जाता है ऐसे करके तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है, तो वो इसलिए उसको ब्लैक कलर भी दिया गया। तो ये उन्होंने चाइनीज दार्शनिकों ने इनको कलर भी, सभी एलिमेंट्स को कलर भी दिए, अपनी तरफ से कलर भी दिए हैं। तो ये सब उनका देने का मकसद क्या है, उनका मकसद इसीलिए है कि इसके द्वारा हम जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो बहुत आसान हो जाता है। अगर हमें उसके संबंधित कलर पता है, उससे संबंधित हमें अवयव पता है कि ये किससे संबंधित अवयव कौन से हमारे शरीर के, तो और कैसे उसको बैलेंस करना है, इसलिए उन्होंने ये सब दिया। अच्छा, अब एक चीज और है कि हाँ क्रिएटिव। अब ये तो हो गया हमारे कैसे एक दूसरे को वो मदर पेरेंट्स ऑर्गन है उसके। अब वो कहते हैं क्रिएटिव साइकिल है और एक है जनरेटिव साइकिल। ये हो गई जो हमने कैसे एक दूसरे से वो निकले। सॉरी सर, कंट्रोल। अब वो कहते हैं कि अगर हमारे शरीर में कोई वस्तु ज्यादा या कम हो जाती है, कोई वस्तु ज्यादा या कम हो जाती है, हम पता जैसे है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम इन्हीं तत्वों के द्वारा हम उसे कंट्रोल करेंगे। जैसे उसके मदर पेरेंट्स ऑर्गन है, और जैसे कि ये उसे एक एग्जांपल के द्वारा समझाया जा सकता है। जैसे कि बच्चा कोई अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता तो वो अपने दादा की बात तुरंत जल्दी मानेगा। ये तो वो एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। तो उन्होंने ये साइकिल दी है जो वो इसमें नहीं है शायद सर।
एक मिनट, हाँ है इसमें है सर। तो वो कैसे, जैसे क्या होता है यदि हमारा जल एलिमेंट बढ़ जाता है, एक एग्जांपल के द्वारा है, ये एक ऐसा चक्र है, तो जल एलिमेंट को कौन कंट्रोल कर सकता है? इधर से हमारा स्प्लिन। स्प्लिन क्या है? उसका एलिमेंट क्या है? अर्थ है। तो यदि ये जल बढ़ जाता है तो वहां पर हम मिट्टी डालकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये वुड एलिमेंट आता है। यदि वुड एलिमेंट कहीं से बढ़ जाता है तो उसको हम मेटल से भी काट सकते हैं। लकड़ी अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको मेटल से काट के कंट्रोल किया जाता है, ये ऐसे हो गया। तीसरा, यदि हमारा फायर बढ़ जाती है, कहीं हमारी अग्नि बढ़ जाती है, तो हम उसको जल से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स माना गया है, तो इसलिए वो तीसरे उससे ज्यादा जल्दी कंट्रोल होता है, ये माना गया है। चाइनीज में एक्यूप्रेशर में ये माना गया है कि उनके जो दादा है या वो ज्यादा जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। इसी प्रकार जो हमारा अर्थ एलिमेंट है, यदि हमारा ये बढ़ जाता है तो हमारा वुड कंट्रोल करेगा उसे, क्योंकि पृथ्वी पर यदि हम पेड़ पौधे लगा देंगे तो जैसे मिट्टी का भाव होता है, तो उस पर पेड़ पौधे लगा दिए जाए तो भाव मिट्टी का रुक जाता है। इसी प्रकार जब मेटल बढ़ जाते, मेटल एलिमेंट बढ़ जाएगा तो फायर उसे कंट्रोल करेगा। तो क्योंकि मेटल को फायर जला देगा, अगर मेटल बढ़ जाएगा तो अग्नि से वो मेटल जला दी जाएगी, तो उसे इस प्रकार कंट्रोल किया जाएगा। तो ये उन्होंने चक्र द्वारा बताया कि इसी प्रकार शरीर में इन सब धातुओं को कंट्रोल करके हम कैसे बीमारी को रोक सकते हैं। अब उन्होंने उसको इन सभी जो तत्वों को हमारे शरीर में मेरिडियन, जो सर ने भी बताया कि मेरिडियन बताई हैं, तो उस मेरिडियन में इन धातुओं से संबंधित कुछ पॉइंट बताए हैं, जिसमें कि हर पॉइंट पे मेटल भी धातु है और अर्थ धातु भी है, ड्राइनेस भी है, कोल्डनेस भी है, और फायर एलिमेंट का उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं। जब हम ये पता लगा लेंगे कि ये धातु बढ़ी हुई है हमारे शरीर में, तो वो उसे कंट्रोल करने के लिए वहां पर हम उस पॉइंट के द्वारा हम उसे कम और ज्यादा कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये मेन उनका सिद्धांत ये है कि ये तो हम पता कर लिया कि 5 चीजों से बनी हुई है, तो हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो इम्प्लीमेंट करने का तरीका उन्होंने मेरिडियन के द्वारा ही बताया कि भाई हम इस मेरिडियन में ये पॉइंट बता दिए उन्होंने कि इस पॉइंट में यहाँ पर लगाएंगे कम हो जाएगी, ये धातु बढ़ी हुई है तो ये कम हो जाएगी, इस प्रकार हम ऐसे करें। मैम एक मिनट रुक ले रहा हूँ आपका। देखिए मैडम ने जो बताया कि उसका समझ लिए कि आपकी उन्होंने कहा कि जो कोई मेरिडियन है, मतलब अब हम लोग मेरिडियन की बात की ना कि मेरिडियन राजमार्ग है। राजमार्ग माने एनर्जी को बाहर से अंदर ले जाने और अंदर से बाहर ले जाने के राजमार्ग है, मतलब एक रास्ता है। अब हमेशा ये वो सिद्धांत मैडम का सुनिए जो उन्होंने कहा कि प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु, कोई भी पदार्थ पंच तत्वों के आपसी संयोग का परिणाम है। यानी कोई भी मेरिडियन जो होगी उसमें 5 एलिमेंट के पॉइंट जरूर होंगे, 5 एलिमेंट के पॉइंट होंगे, क्योंकि 5 तत्वों से बना ना। तो एक कोई भी मेरिडियन होगी उसमें 5 पॉइंट होंगे, जिसमें एक पॉइंट तो उसका उस ऑर्गन का या उसका तत्व का होगा और शेष 4 दूसरे तत्वों के होंगे। बस ये बताना है, ये ध्यान रखिएगा। इन्हीं के बेसिस पर ही आप ट्रांसफर एनर्जी करते हैं। ठीक मैडम, आगे। तो और हमें पहचान करने के लिए उन्होंने 5 एलिमेंट चार्ट भी दिया कि हम किसी मनुष्य को में ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एलिमेंट बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। तो उसको पहचानने के लिए 5 एलिमेंट चार्ट में दिया गया है। सर इसमें दे सकते हैं 5 एलिमेंट चार्ट। तो जैसे इसमें ऑर्गन दिया है, उससे रिलेटेड एनर्जी दी है। ऑर्गन जैसे गॉल ब्लैडर, लीवर का है, एनर्जी है, ये मैंने पहले ही बताया। हार्ट और उसका है, और उसमें इसमें उन्होंने सीजन भी जोड़ा कि जब वो एक सेकंड, वो पेज नंबर 4 में है, पेज नंबर 4 नीचे चला गया है क्या शायद? वो चार्ट पहले रह गया क्या? ये
हाँ हाँ जी, ये है। अच्छा, इस चार्ट को अभी चेंज करना, रुकिए एक सेकंड, मैं चेंज कराता हूँ जरा, इसका वो चेंज करा दूँ, एक सेकंड। तो उसका वो सब तिरछा है। लैंडस्केप में कर दीजिए सर। हाँ, वो अगर उस चार्ट को लैंडस्केप में करना तो कैसे करें? सर करें शुरू? कर काम किस में होना है ये? हाँ, ठीक, हाँ, तो आगे। ये माध्यम से उन्होंने ये बहुत सी चीजें उनको उसे हमारे अवयव को रिलेट की हैं, जो हमारे शरीर में ऑर्गन होते हैं उनसे रिलेट की हैं। जैसे उसकी एनर्जी बताई हमने कि विंड एनर्जी, हीट एनर्जी है, हर ऑर्गन से कैसे रिलेटेड है। तीसरा फिर उन्होंने सीजन बताया कि जो वुड एलिमेंट का सीजन है स्प्रिंग सीजन होता है, कि जब ज्यादा स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, हवा चलती है, तो स्प्रिंग सीजन में यदि कोई बीमारी आ रही है तो हम वुड से रिलेटेड समझेंगे, या किसी को बीमारी उस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो ये माना जाता है कि उसकी जो बीमारी है वो वुड से रिलेटेड है, तो हम उसको कम करने की कोशिश करेंगे। बस जैसे ऐसे किसी की समर में ज्यादा आती है या किसी को बहुत गर्मी लगती है तो ये माना जाएगा कि उसकी बीमारी हीट से संबंधित है, उसके मतलब हीट बढ़ी हुई है उसके शरीर में। और किसी को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, पानी पीता रहता है, बहुत पसीना पसीना होता है, तो हॉटनेस से रिलेटेड हो गई। तो इसी प्रकार किसी को बहुत ह्यूमिडिटी होती है, मतलब पूरा स्वेटिंग, हाथ में स्वेटिंग वगैरह, तो वो अर्थ से रिलेटेड बीमारी हो गई। उसी प्रकार ड्राइनेस होती है, किसी को पूरे शरीर में ईचिंग, स्किन की प्रॉब्लम ज्यादा होने लगती है तो वो ड्राइनेस से रिलेटेड बीमारी हो गई। और किसी को कोल्डनेस है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है और वो ऐसे रहता है ऐसे करके, मतलब बहुत जल्दी जुकाम वगैरह होता है तो वो कोल्डनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। इसी प्रकार उन्होंने सीजन बताया, उसका उसकी उम्र भी बताई कि 1 से 10 साल के बच्चों की उम्र उन्होंने वुड से, यदि 1 से 10 साल का बच्चा है और वो वुड कॉन्स्टिट्यूशन का होगा, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उछलता कूदता रहेगा, विंड की तरह हिलता रहेगा, जैसे कहते हैं ना, वुड कॉन्स्टिट्यूशन का होगा। इसी प्रकार 11 से 20 साल का बच्चा जब उम्र होती है, 11 से 20 साल की उम्र को उन्होंने थोड़ा गुस्से वाला बताया कि उस उम्र में थोड़ा बच्चों को, किसी को गुस्सा जाता है, और 21 से 30 वाले में भी और ज्यादा गुस्सा आता है, तो हॉटनेस बड़ी होती है। उसी प्रकार अर्थ जब 31 से 40 साल की उम्र में होते हैं तो वो थोड़ा, मतलब समझने लगता है, मैच्योरिटी आ जाती है एक तरह से लोग उसमें। फिर 40 से 50 साल की उम्र बताई उन्होंने, उसमें ड्राइनेस, जैसे एक एक ऊपर तक जाने के ड्राइनेस, थोड़ा सूखापन इंसान के शरीर में भी आने लगता है, ड्राइनेस आने लग जाती है 41 से 50। और 51 से 60 में तो इंसान को बुढ़ापे की ओर, मतलब ठंड, कोल्डनेस, हर चीज में कोल्डनेस, शांत एकदम होने लगता है इंसान। ये नेचर के हिसाब से, मतलब इंसान की प्रकृति के हिसाब से उन्होंने ये एनर्जी उसमें दी है। जैसा कि आमतौर पे देखा गया, सबके साथ एक जैसा नहीं हो सकता, यहाँ पर कुछ अंतर भी हो सकता है, पर ये एक नॉर्मल उन्होंने जो निकाली है वो यही निकाली है कि इस उम्र में ये कंडीशन हो सकती है, इस उम्र में ये कंडीशन हो सकती है। फिर लाइफ साइकिल बताइए कि बहुत कोई इंसान एक्टिव है और तो वो वुड्स एनर्जी का है, और किसी की जब ग्रोथ हो रही है, क्योंकि उम्र 11 से 20 साल बताई है, और वो हीट की एनर्जी है, उसमें हीट बताया, तो उसमें ग्रोथ अच्छी होती है उस टाइम पे। फिर हॉटनेस में फुल ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी आती है, जैसे 31 से 40 साल में। ऐसे उन्होंने डायरेक्शन बताई है, उन्होंने टेस्ट भी बताया, इमोशन भी बताया, किसी को बहुत ज्यादा एंगर है तो वो गुड एनर्जी का हुआ। और और जॉय बताया, जो इंसान हर समय हंसता रहता है तो वो हीट एनर्जी का होता है। बोलते हैं वो बड़ा खुश दिल इंसान है, कहते हैं, परंतु जो इंसान हंसता रहता है, हर समय हंसता रहता है, बिल्कुल से, तो उसकी एनर्जी अधिकतर देखेंगे आप हॉटनेस ही रहेगी, अंदर से हीट एनर्जी मिलेगी उसको, और बहुत ज्यादा हैप्पीनेस होगी। और जैसे कोई इंसान दुखी रहता है, ऐसे सैड रहता है, ड्राइनेस एनर्जी पे आती है। एगोनी ऐसे रहता है कोई, तो उसकी एगोनी मीन सर, एगोनी, नहीं ठीक है, ऐसा देखिए, ये जो इमोशन बताए गए हैं, हाँ, इमोशंस, हाँ इमोशन जो बताए गए हैं, देखिए ये सारे इमोशन उस एज ग्रुप के साथ और उस तत्व के साथ जोड़े गए हैं, लेकिन ये बैलेंस देखिए, दोनों कह रहे हैं ये नॉर्मली ये उसका नेचर है।
अब ये अगर बैलेंस फॉर्म, जैसे एंगर है लीवर का, तो लीवर में एंगर है, तो नॉर्मली एंगर उसका वो उसका एलिमेंट है, उसके मतलब वो इमोशन है, लेकिन इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं। दूसरा जॉय, जॉय को उन्होंने कहा, लेकिन अगर एंगर बहुत आ रहा है तो समझ लीजिए कि वुड में कहीं इनबैलेंस स्थिति है। उसी तरह जॉय यानी नॉर्मल प्रसन्नता और हैप्पीनेस, ये उसके अग्नि के साथ जोड़े गए हैं, लेकिन जैसे ही आप अगर बहुत बैलेंस नहीं हो पाएंगे तो आपका अचानक बहुत हैप्पीनेस होना भी आपको बीमारी की ओर संकेत कर रहा है, ये इससे समझिए। उसी तरह अर्थ के साथ इन्होंने रखा कि अर्थ के साथ एगोनी रखा, यानी इस समय तक आप थोड़ा विषाद युक्त होना शुरू हो जाते हैं। जैसे एक तो क्या है, आप देखिए एज ग्रुप 31-40 है, इस समय आपकी लाइबिलिटीज बढ़ रही होती है कॉम्परेटिवली, तो उसमें जो लाइबिलिटीज बढ़ रही होंगी तो आपको थोड़ा सी चिंता होने लगती है, तो थोड़ा सा कहीं कह रहे ये काम नहीं हुआ, ये काम कैसे होगा, ये सब चिंताएं जो होती हैं ये नॉर्मल फॉर्म के में है। लेकिन अगर इसको आप बैलेंस कर लेते हैं तो ये रोग नहीं है, लेकिन बैलेंस नहीं हो पाता तो रोग है। उसी तरह आपके आगे देखिए सैडनेस, अब ये मेटल वाला जो एज देखिए, एज ग्रुप 41 से 50 है, 51 के बाद फिर आगे जब तक आप जीवित हैं तब तक रख लीजिए, लेकिन 51 से 50 में क्या होता है, सैडनेस, थोड़ा सा और दुखी होना शुरू हो जाता है कि भाई अब देखिए वही उम्र का है, उस उम्र में जो सामाजिक रूप से जो आपकी उपादेयता है या सम काम, कुछ काम रह गया या कुछ काम नहीं हुआ, तो उनमें आपको थोड़ा दुखी होना शुरू हो जाते हैं। फिर सांसारिक व्यवहार को जानने लगते हैं। देखिए ऊपर पढ़िए, एट्रॉफी, इस समय शरीर थोड़ा सा एट्रॉफी की ओर जुड़ता है, यानी थोड़ा सा डाउन होता है। तो उस समय आपको सैडनेस, आपको थोड़ी बीमारी हुई, आप थोड़ा दुखी हो गए, यार ये हाथ दर्द करना शुरू हो गया, अब आपकी चिंता हो रही, ये सैडनेस केवल आपके नहीं है, शरीर के नहीं है, शरीर और जो जीवन के व्यापार है उन सब में ये सैडनेस है। और अंत में फियर, फियर केवल यही नहीं है कि फियर माने पैसे रुपए की चिंता, फियर किसी तरह का है। फियर आपके बच्चे हैं कहीं गए हुए हैं तो आपको उनका डर कि अभी तक लौटे नहीं, ये हुआ, वो फियर, आपको अकेले रह रहे हैं तो उसका डर, आपको अंधेरे में रह रहे हैं उसका डर, ये सारे फियर्स मेटाफिजिकल और फिजिकल दोनों कंसेप्ट लेके चलिए कि दार्शनिक विचार है, तो ये उसका इमोशन। लेकिन एक और चीज बता रहा हूं इसी में, हार्ट इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल इमोशंस। सब प्रभावित होंगे, हार्ट तो प्रभावित होना ही होना है, तय करिएगा। इसलिए कोई भी इमोशन हो, एंगर हो, जॉय है, हैप्पीनेस, एगोनी है, सैडनेस, फियर हो, सब में हार्ट प्रभावित होना है, क्योंकि ही इज द हार्ट इज द कंट्रोलर, सुपर कंट्रोलर ऑफ ऑल इमोशंस। तो ये सब उसके अलग हैं, लेकिन वो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे आपको एंगर होगा तो बीमार वही पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैडम आगे। सर आगे सारा चार्ट के बता देते हैं जैसे, और परंतु बता दीजिए, ठीक है, बढ़िया चार्ट है। देखिए चार्ट को आपको समझना है, चार्ट आपको समझना है, और चार्ट को जितना पढ़ेंगे उतना इसमें से निकलता जाएगा। जैसे आप लोग कभी पढ़ते होंगे साइंस वाइंस में कोई मेटल वाली थ्योरी कि उसमें वो है, अरे एलिमेंट वाली थ्योरी, वैसे ही है, ये जितना पढ़ेंगे उतना समझ में आता रहेगा। जैसे कलर का हमने बता ही दिया, सब कलर सबका कैसे उन्होंने निर्धारित कर रखा है। और उसका टेस्ट का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जब भी आप किसी पेशेंट को देखते हैं सबसे पहले उनसे टेस्ट भी पूछना बहुत जरूरी होता है। टेस्ट से हमें पता लगता है कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका टेस्ट वैसा होगा, वही एनर्जी कम ज्यादा होगी उसमें। जैसे किसी को टेस्ट देखेंगे, किसी को कड़वा लगता है कोई चीज खाने में तो वो हीट एनर्जी का है, और किसी को खट्टापन लगता है तो वो विंड एनर्जी का है, और स्वीट है जिसको मीठा बहुत पसंद है उसकी ह्यूमिडिटी एनर्जी है। पंजन किसी को मसालेदार पसंद है तो उसकी ड्राइनेस एनर्जी है, और किसी के नमकीन बहुत पसंद है उसकी कोल्डनेस एनर्जी है। इसी प्रकार स्मेल का भी बहुत बड़ा अपना योगदान है इस ये पता करने पर भी कि इस इंसान की एनर्जी कहाँ पर कैसी है। किसी को गंध ऐसे मस्क मतलब जैसे चूहे टाइप की ऐसी गंध आती है वो पसंद है, मतलब वो आती है उसमें से आती है, उस इंसान में से आती है, तो वो उसकी स्मेल से पता लगा सकते हैं। किसी को जैसे किसी के पास जलने की स्मेल आती है, किसी में से मीठी मीठी आती है, किसी में फिशी टाइप आती है, मतलब मछली की सी गंध आती है। और तो ये इस सब से भी हम पता लगा सकते हैं कि वह जो इंसान है वो किस कंस्टिट्यूशन का है, उसकी एनर्जी किस टाइप की है। और उसी में बैलेंस
उसी में डिसबैलेंस होने की संभावना हो सकती है अधिक, क्योंकि संभावना हो सकती है। वही रोगी नेचर है, बेसिक नेचर है, जहाँ रोगी डिसबैलेंस हुआ, बीमार हो गया। रोगी में ही पता है सर। रोगी आएगा तो रोगी में ये पता, जैसे जो चीज ज्यादा हुई हम उसके स्मेल से पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार साउंड, किसी इंसान की साउंड बहुत ज्यादा है तो वो उसमें विन एनर्जी है, मतलब बिल्कुल उसकी आवाज तेज है एकदम। और कोई बहुत ज्यादा हंस रहा है, जैसे हैप्पीनेस दिखाया तो उसकी फायर एनर्जी है। तो इसी प्रकार हम साउंड से ही पता लगा सकते हैं। ये जो मेन है, गंध, साउंड, टेस्ट, इन सब से, कलर पसंद से भी हम पता लगा सकते हैं कि उस इंसान में कहाँ पर एनर्जी का इम्बैलेंस हुआ है। उसके उससे हमें बीमारी का मतलब आराम से पता लग जाता है। ये सब इसमें चार्ट में बताया गया है कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं है। और रिलेटेड एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी से ही पता लगा सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने दिया है। और बॉडी के आप फ्लावर वाले में जो है हैंड एंड टो नेल्स, टो नेल्स वगैरह हैं वो कैसे हैं, वो लीवर कॉम्प्लेक्शन के, देखिए टो नेल्स वाला लीवर के संबंध में है, देखिए हैंड और टो नेल्स। लीवर के संबंध में है सर। हाँ जैसे वही। उसके और उसके सर हेयर एंड हेड, हाँ सॉरी, अगर उसके शरीर के बाल और हाथ पैर के टो नेल्स हैं, कितने बड़े हैं, कितने मजबूत है, अगर मजबूत है तो उसका लीवर मजबूत होगा, और अगर कम है तो उसका कमजोर होगा। कॉम्प्लेक्शन कैसा है उसका, और टंग कॉम्प्लेक्शन कैसा, टंग ये जीभ देखकर भी हम पता लगा सकते हैं, लिप्स देखकर बता सकते हैं। और बॉडी के हेयर मेटल से, सर बॉडी हेयर मेटल से नहीं संबंधित, कैसे हुआ? बॉडी, शरीर के बालों का नियंत्रण ऐसा है ना, लंग्स जो है, लंग्स ऊर्जा को बनाता है और ऊर्जा बनाने के बाद छितराता है सारे शरीर में। तो बॉडी हेयर जो है उसी संबंधित माने गए हैं, क्योंकि वही रूम छिद्रों का कंट्रोलर है। सर सिर के बाल तो किडनी से है, परंतु बॉडी के हेयर मेरे ख्याल से तो लीवर से, नहीं नहीं नहीं, नहीं लंग से, शरीर के बाल मेटल, मेटल से। लंग्स। मेरे को गलत फहमी सर। हाँ, तो और ये सर के बाल किडनी। इस तरह से उन्होंने 5 एलिमेंट चार्ट में हमें दिया, और इसको पढ़ने से काफी मतलब पता लगेगा कि कैसे इसको पढ़ा ये जाए। सबको पढ़ना है, और ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके, ये किसी सेमेस्टर में रहेंगे तो इसके प्रश्न 5-6 आएंगे हमेशा। हाँ जी। और अब हमने ये सर ने जैसे ही बताया था कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बताया सभी ऑर्गन में, ये बता दें सर। हाँ बता दीजिए, बता दीजिए। हस्बैंड और वाइफ का बताया कि जो देखिए हस्बैंड वाइफ हम नहीं बोल रहे हैं, आप केवल पेयर ऑर्गन बोलिए। पता नहीं कौन, क्योंकि कहीं किताब में किसी में उल्टा लिखा हुआ है तो वो कहेंगे बाद में, फिर प्रॉब्लम आएगी कि हस्बैंड के, हाँ हस्बैंड सर, हस्बैंड हाँ वाइफ नहीं, पेयर ऑर्गन है। पेयर तो ऑर्गन, ठीक है सर। हाँ, पेयर ऑर्गन हम बताया लोग कि हॉलो ऑर्गन कहा था, हम लोगों ने उसको कर दिया। हाँ किसी में उल्टा लिखा है, उसको हस्बैंड को यांग हाँ, बताया है। किसी में ठीक, हस्बैंड को यांग कहा, किसी को इन कहा लेडी को, तो वो हाँ सब जी, अलग। अब ये देखिए देखिए, दो चीजें हैं। हाँ जी, ये वाला है 3 टाइप्स ऑफ बीमारी, बता दीजिए मैडम। 3 प्रकार की बीमारी होंगी जो एक्यूट, क्योंकि नए लोग नहीं समझ पाएंगे ना। ठीक है सर। अब ये बताए कि अब हमें ये पता करना होता है कि मनुष्य में बीमारी किस तरह की, तीन तीन प्रकार की बीमारियां होती हैं। जैसे एकदम जो अचानक से आई बीमारी, उग्र बीमारी, तुरंत ही आई है, उसे एक्यूट बीमारी कहते हैं। जैसे अभी हमारे पेट में अचानक से दर्द हुआ, पहले कभी नहीं हुआ, और अचानक ही हमारे बाजू में दर्द हुआ, तो वो हमारी एक्यूट बीमारी हो गई। और एक होती है पुरानी बीमारी, जो बहुत पहले से चली आ रही है, पर वो थोड़ी थोड़ी हमें लगता है कभी कभी हुई तो हम उसे इग्नोर करते हैं, फिर वो बढ़ती चली जाती है, वो अंदर ही अंदर रहती है, तो बहुत पुरानी बीमारी हो जाती है। और एक होती है मध्यकालीन, सब एक्यूट बीमारी होती है, वो कभी कभी आई, कभी कभी हमें दिखाई दी, कभी नहीं दिखाई दी। और एक पुरानी बीमारी कई बार हमें पता नहीं चलती, परंतु हमारी बहुत सालों से बीमारी होती है और वो एकदम से आगे आती है। तो 3 प्रकार की बीमारी होती है। तो जो नई बीमारी होती है उसका उपचार हम, नई बीमारी का अर्थ है जो एकाएक पैदा हो गई, अथवा पिछले कुछ समय से बीमारी का आक्रमण हुआ है, उससे पहले बीमारी नहीं थी। ऐसी बीमारी आते ही उग्र रूप धारण कर लेती है। नहीं, अभी तो इनको बताइए कि 2-3 तरह की बीमारियां हैं, एक एक्यूट है, एक हाँ क्रॉनिक है, एक सब एक्यूट है, मतलब एक मध्य की है और एक पुरानी हो गई। जैसे आपका कमर दर्द कर रहा है, ये 10 साल से हो रहा तो क्रॉनिक हो गई। एक्यूट माने तुरंत अभी शुरू हुई तो एक्यूट हो गई। अब इनके संबंध में ये पॉइंट ऑफ सेडेशन जो हम लोग बता रहे थे, जो 5 पॉइंट है उनमें ये है, देखिए ये बता दीजिए। अच्छा ये बताते, ठीक है सर। तो अब ये जैसे हमने बताया कि प्रत्येक मेरिडन में कुछ हर मेटल से हर तत्व से संबंधित पॉइंट होते हैं। तो जैसे अब अगर हमारी
ये लिखा है 12 में से प्रत्येक मेरिडियन में एक स्पेसिफिक सीडेशन पॉइंट होता है जो उसका सन पॉइंट होता है। इस सन पॉइंट पर उपचार देने से मेरिडियन से ऊर्जा सन ऑर्गन में ट्रांसफर हो जाती है। इस प्रकार अधिक ऊर्जा नियंत्रित की जाती है। तो ये जो लंग्स का है, इस सन पॉइंट है LU5, ये वाटर पॉइंट है। और लार्ज इंटेस्टाइन का सन पॉइंट है LI2, तो ये इसका वाटर पॉइंट है। तो और लंग्स का जो है पुत्र कौन है? वाटर। वाटर लंग्स का पुत्र वाटर है, इसमें है ना। तो लंग्स का पुत्र हमेशा किडनी है। लंग्स के बाद किडनी आती है। तो जब लंग्स की किडनी क्या हुई, तो बस केवल एक आप याद रखिए, सीडेशन पॉइंट नहीं, आप केवल सन पॉइंट याद रखिए। सन पॉइंट काम वही करता है, जैसे आपको नॉर्मल समझिए, अगर पुत्र है आपका, तो मदर या पेरेंट्स कोई भी होंगे, तो उनसे कोई पैसा मांगना होगा तो तुरंत मांग लेगा, जरा भी हिच नहीं करेगा। तो वो क्या करता है, सन पॉइंट हमेशा उस एनर्जी को खींच लेता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सन पॉइंट क्या है, लंग्स का वो जो लंग्स के जाते हैं 11, 10, 9, 8, 5, पांचवा पॉइंट जो है वाटर पॉइंट है। तो यानी वाटर हुआ लंग्स का जल, यानी बेटा, तो बेटा के रूप में हुआ। तो बेटे का पॉइंट जो है, तो जो पॉइंट तो लंग्स में ही रहेगा, ये LU5 लेकिन वाटर पॉइंट होगा। तो ये हमेशा सिडेट करना पड़ेगा नॉर्मली। इसके सिडेशन से क्या होगा, लंग से एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, इसमें लंग से एनर्जी चली जाएगी, कहाँ, वाटर की तरफ चली जाएगी। तो इसलिए सिडेशन पॉइंट कहलाता है ये, कि इसको जैसे सिडेट करेंगे, तो वो जैसे इसको लगाएंगे LU5 को, वैसे ही सिडेट करेंगे, वैसे ही सन पॉइंट पे मेरिडियन से ऊर्जा सन ऑर्गन में ट्रांसफर हो जाएगी। यानी LU5 में, LU5 क्या है, वाटर पॉइंट। वाटर पॉइंट नहीं, बेटा 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 कौन है, बेटा इसका किडनी है, तो किडनी में ट्रांसफर हो जाएगी, ये उनका कहना है। लगाएंगे लंग्स में, लगाएंगे लंग्स में, लेकिन वाटर में ट्रांसफर हो जाएगी सिडेशन से। तो इसमें पहले सर हमें ये बताना पड़ेगा ना कि जो यंग यिन ऑर्गन है, उनका शुरू होता है इधर से, विंड से एनर्जी शुरू होती है, ये बताना पड़ेगा ना हमको पहले सर। हाँ, उन्हें बता दीजिए ना, वो उसकी जरूरत नहीं है, बस ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट तो याद करने पड़ेंगे ना कि कौन सा वाटर पॉइंट है। तो वो जो सन पॉइंट जो होगा वो सिडेशन पॉइंट है, बस इसमें ये कहा गया है कि सन पॉइंट जो भी किसी मेरिडियन का होगा वो सिडेशन पॉइंट है। तो इसलिए ये चार्ट बना है ना ये। हाँ जी, ऐसे इसी प्रकार स्टमक का 45, स्टमक ये चार्ट देखिए, ये चार्ट है ना, इस चार्ट में बताया ना कि जो डायरेक्शन है ऊर्जा का यही है। अब मेटल से देखिए, मेटल का जो है किडनी जा रही है, मेटल से किडनी भी जा रही है। तो ये जो है किडनी जो है मेटल की क्या है, बेटा बेटा जो भी सन है। तो सन पॉइंट और मेटल में सन पॉइंट लगाना है, यानी LU5 इज द सन पॉइंट ऑफ लंग्स, वाटर पॉइंट। अरे वाटर पॉइंट माने सन पॉइंट सर। इसी प्रकार स्टमक का 45 पॉइंट मेटल पॉइंट है, और ये इसका सन पॉइंट है। स्टमक का 45 स्टमक मेरिडियन में मेटल पॉइंट है, पर उसका सन पॉइंट है, क्योंकि स्टमक से एनर्जी मेटल में जा रही है, तो उसका सन पॉइंट हुआ SP45। इसी प्रकार स्प्लीन SP5 का SP5 मेटल पॉइंट है अपनी मेरिडियन में। स्प्लीन का मेटल पॉइंट SP5 है, और अगर हमें स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम SP5 पे सीडेशन डाल देंगे उसके सन पॉइंट पर, और तो वो उससे एनर्जी मेटल में चली जाएगी, सॉरी लंग्स में, सन ऑर्गन में चली जाएगी। जैसे आप उसको देंगे तो वो अगले मतलब आगे ट्रांसफर हो जाएगी, आगे सन की तरफ चली जाएगी। हाँ, सन की इसी तरफ। प्रकार H7 उसका अर्थ पॉइंट है, यानी कि H7 का सन है अर्थ। समझाने की कोशिश करते हैं हम। पॉइंट ये है कि पॉइंट ऑफ सिडेशन, जो सन पॉइंट है, अगर उसमें ट्रीट आप करेंगे सिडेशन से, आप सिडेट करेंगे उसको, तो वो आगे एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, ये उसका अर्थ है। अगर तो ये माना गया है कि अगर किसी भी ऑर्गन में एनर्जी ज्यादा है, तो उसके सन पॉइंट पर अगर सिडेशन डाल दिया जाए, तो एनर्जी आगे चली जाएगी और वो बैलेंस हो जाएगी। मेन बात यही है। हाँ, बस। उसके बाद ये क्रोनिक बीमारियों में बताया गया है कि क्रोनिक बीमारियों पे जो उसका मदर पॉइंट होता है,
हर ऑर्गन का एक मदर पॉइंट बताया गया है, क्योंकि मदर से सन ऐसे ऐसे आगे चल एनर्जी आगे जाती गई है ना। तो इसी प्रकार अगर यदि बीमारी कोई पुरानी है तो उसके मदर पॉइंट पर हर ऑर्गन के मदर पॉइंट पर यदि हम टोनिफिकेशन डाल दें तो वो एनर्जी वहां से कम हो जाएगी, उसके मदर से एनर्जी कम हो जाएगी। हाँ, जैसे मेरा मतलब बता देने से मेरिडियन में ऊर्जा मेरिडियन से ट्रांसफर होकर चली आती है, चली आती उसमें है। आ जाएगी जी। जैसे लंग्स का मदर पॉइंट LU9 है, यदि हम यहाँ पर टोनिफिकेशन डाल देंगे, यहाँ पर लंग्स का जो अर्थ पॉइंट है, लंग्स के हाँ, नर्व्स अर्थ पॉइंट को 25 लंग्स हाँ 25 और करेंगे। लंग्स के हम LU9 पर यदि हम टोनिफिकेशन डाल देंगे तो एनर्जी मदर की तरफ चली जाएगी। हाँ, टोनिफिकेशन डालने से एनर्जी मदर की तरफ चल जाएगी वापस। इसी प्रकार लार्ज इंटेस्टाइन के LI11 पर यदि उसका अर्थ पॉइंट है, LI11 पे यदि हम टोनिफिकेशन डालेंगे तो उसकी एनर्जी लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाएगी। नहीं, मान लीजिए इसमें ये है कि अगर मान लीजिए लंग्स में LU9 है तो उसका अर्थ पॉइंट है, तो अगर आपने LU9 को लंग्स में LU9 को आपने टोन कर दिया, जबकि अर्थ से आना है, लेकिन अर्थ से वो खींच लेगा एनर्जी, वो उपचार देने से संबंधित मेरिडियन में ऊर्जा मेरिडियन से ट्रांसफर होकर चली आती है, यानी किसमें आएगी, LU लंग्स में आ जाएगी। इसको सर हम एक मिनट दूसरे से समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए समझाइए। पहली बात यह है कि जो हमारी क्रोनिक बीमारियां होती है वो बहुत पुरानी होती हैं, और उसमें हमेशा ये माना गया है कि जो एक्यूट बीमारियां होती हैं वो अभी आई होती हैं तो उसमें एनर्जी बढ़ी हुई होती है, और जो क्रोनिक बीमारियां होती हैं उसमें एनर्जी कम होती है। सबसे पहले तो ये माना है चाइनीज दार्शनिकों ने। तो इसी प्रकार हमने देखा कि यदि हमारी एक्यूट बीमारी है जो अभी अभी आई है उसमें एनर्जी हमारी बढ़ी हुई है, तो इसलिए हमने उसमें सीडेशन पॉइंट लगा दिए, सन पॉइंट लगा दिए, सीडेशन कर दिया उसको, ठीक है। और जो हमारी पुरानी बीमारियां हैं उसमें ये माना गया हमेशा कि पुरानी बीमारी बहुत दिन से चल गई, उसमें एनर्जी हमेशा कम होती है, इसलिए उसको हमेशा टोनिफाई करा जाएगा। तो टोनिफाई करने के लिए हम उसके हमेशा मदर पॉइंट पे, अगर हम मदर पॉइंट को उसको टोनिफाई कर देंगे तो एक माँ का नियम होता है कि मदर हमेशा अपने बच्चों को देती है, तो वो अपनी एनर्जी अपने सन को दे देगी। तो पुरानी बीमारियों में हमेशा मदर पॉइंट को टोनिफाई करा जाएगा, और एक्यूट बीमारी में जो भी बीमारी है उसमें उसके सन पॉइंट को कम किया जाएगा। ये सिद्धांत है। मदर पॉइंट हमेशा टोनिफिकेशन पॉइंट होता है। हाँ जी, मदर पॉइंट हमेशा टोनिफाई होगा और सन पॉइंट हमेशा सीडेट होगा। एक्यूट बीमारियों में ये माना गया, ये गया। और अब ये तो ये इनके पॉइंट है जो कि मेरिडियन पे पाए जाएंगे, वो आगे देख लेंगे, है ना सर। वो तो आगे पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ये मेरिडियन का जब चैप्टर वो ये सब याद करने पड़ेंगे। एक बार एक चार्ट दिया गया था, पिछली बार हम लोगों ने दिया था, वो दोबारा भिजवा सकते हैं, लेकिन वो याद करना पड़ेगा सबको। याद करने का बहुत सिंपल तरीका वो है, आप अपने उल्टे हाथ पर ऐसे बनाए हर चीज को, यहाँ पर जैसे ये वुड का है, ये ऐसा है, ये समझा के, और बहुत आसान तरीका है उसको याद करने के लिए। तो और उसमें यही बताया जाएगा कि कहाँ से कैसे शुरू होता है। यांग की एनर्जी ड्राइनेस से शुरू होती है और यिन की एनर्जी विंड से शुरू होती है, ऐसे ही ना सर। हाँ, वो वाला जो चार्ट, ठीक है। वो अलग चीज है। हाँ जी सर, वो तो जब मैरिड बताएंगे सर तभी ये याद होना आसान हो जाएगा तब। वो तो याद करना पड़ेगा धीरे धीरे, जब आप यूज करेंगे तभी याद हो पाएगा, ऐसे नहीं। अब मध्यकालीन का जो है वो अलग अलग जैसे जैसे पुरानी है कैसे है, वो तुम्हें करना। जब ये तो नॉलेज पर है, जैसे जैसे आप नॉलेज बढ़ती जाएगी, पहले सिद्धांत समझते जाएगी, जो सिद्धांत है। अब इसमें सिद्धांत क्या है, वो पंच तत्व सिद्धांत आया, और उन्होंने टोनिफिकेशन कहा, सिडेशन पॉइंट कह दिया। सन पॉइंट इज सिडेशन पॉइंट, और मदर पॉइंट इज टोनिफिकेशन पॉइंट। तो ये दो, एक ये आए। फिर उन्होंने कहा कि आप जो है बीमारी की तीन दशाएं होती है, एक एक्यूट या हाइपर। एक्यूट में बीमारी एनर्जी बढ़ी होती है, क्रॉनिक में एनर्जी घटी होती है, और सब एक्यूट माने बीमारी पुरानी है नई है तो उसमें एनर्जी देखना पड़ेगा, जो आगे चल के हम लोग कभी देखेंगे उसमें। अब एक दूसरे कंट्रोलर पॉइंट और एक ये बैलेंसिंग पॉइंट, एक पेज नंबर, ये फिगर नंबर 4 है, पेज नंबर 10 में है, ये बैलेंसिंग पॉइंट है। अभी किसी ऑर्गन को बैलेंस करना हो तो चाइनीज मेरिडियन के हिसाब से लंग्स को, एलाई को, स्प्लीन को, ऐसे बैलेंसिंग पॉइंट है, और ये टोनिफिकेशन पॉइंट है, ये सिडेशन पॉइंट है। अगर लंग्स को दूसरा तरीका ये
कि जब भी कभी एक्यूट में आप ट्रीटमेंट करते हैं, थ्योरी नंबर वो भी समझ लीजिए कि जब भी कभी एक्यूट में आप टोन सिडेट करते हैं तो आप जब बीमारी का इलाज कर चुके होते हैं 5-6 दिन और ठीक हो जाता है तो कभी उसको धीरे से टोन भी कर दीजिए। नहीं तो हाँ, यस सर। मान लीजिए लंग्स में एनर्जी आई और सर्दी लगी आपको, अब सर्दी में लगी तो आपने क्या किया, विंड कोल्ड का पॉइंट लगा दिया, आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, विंड कोल्ड का पॉइंट आपने लगा दिया, अब सब सिडेट कर दिया। अब 5-7 दिन तक आपने लगाया और वो ठीक हो गया। अब उस समय उसकी एनर्जी तो घटा रहे थे ना, तो लंग्स की एनर्जी तो घट रही है, अब वो तो स्वस्थ हो गया, तो अब उसको 1 आध दिन टोन करा दीजिए। यस सर, वो बैलेंस हो गई फिर उसके बाद उसको टोन कर दीजिए। हाँ, जब बैलेंस हो जाती, क्योंकि बैलेंस हो गई, अब उसको वो थोड़ा सा कम है तभी कमजोर है ना, तो अब इसीलिए वो बाद में बीमारी के बाद कमजोरी महसूस करता है, तो उसको टोन कर दीजिए। ठीक है, ये तरीका है। हाँ जी। और इसमें से जो पॉइंट पूछे कोई, किसी को पूछना है? पूछना है तो बंद कर दो, शेयरिंग बंद कर दो। हाँ जी सर, अब तो इसमें और कुछ ऐसा है नहीं। अब वैसे तो आपने काफी बता ही दिया था पहले क्लास में, काफी कुछ। कोई हैंड रेस कर रहा था सर अभी, हाँ तो बताएं, हम तो इसीलिए तिवारी जी कर रहे थे।